नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं एनटीए टेस्ट के बारे में। नेशनल टेस्ट अभ्यास जेई मेंस का पेपर 99 एंड यू आर ऑब्जर्विंग इन द चैनल अचीव 99। और ये टेस्ट जो है इसका प्रॉपर एनालिसिस किया जाएगा। यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स इफ समथिंग इज मिसिंग इन योर माइंड एंड यू विल एबल टू अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट इन प्रॉपर वे and in the shortest possible way. That is my aim in this test. चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है? एक रॉड दिया है, रॉड का लेंथ L है, ऐसा हमने एज्यूम कर लिया। इसके एंड पॉइंट्स पे अल्फा 1 और अल्फा 2 दिया है। अल्फा 1 अल्फा 2 आर द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ द रॉड। What is the meaning of temperature coefficient? Temperature coefficient of linear expansion का meaning क्या होता है? It means that delta L by L, delta T कितना इंक्रीमेंट हुआ, that is delta L, कितने में से हुआ, that is L, और कितना गर्म किया उस रॉड को, that is delta T। या ऑपोजिट केस भी हो सकता है, delta T कैन बी कितना ठंडा किया रॉड को तो टेम्परेचर लॉस हुआ। अगर टेम्परेचर लॉस हो तो लेंथ तो इनिशियल लेंथ तो वही था लेकिन फाइनल लेंथ क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। तो डेल्टा एल इज कॉल्ड एज हाउ मच डिक्रीमेंट इन द लेंथ ऑफ द रॉड। इफ देयर इज अ डिक्रीज इन द टेम्परेचर, डिक्रीमेंट इन द रॉड। ओके, दिस कंसेप्ट इफ यू नो, फाइन। देन विल कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट पार्ट। अल्फा कैसे निकालना? ये रॉड का अल्फा वेरिएबल है। दिस रॉड इज हैविंग डिफरेंट अल्फा एट डिफरेंट पॉइंट एज मेंशन इन द क्वेश्चन। And your aim is to find effective alpha. Effective alpha of the rod means what? If you replace this rod by a uniform material rod, homogeneous rod, where it is made of single material, then what will be its alpha for the same dimension of the rod? That is the meaning of alpha effective. So alpha effective कैसे निकालना है? Alpha effective निकालने का meaning क्या हुआ? You find the total increment in the rod. How much increment happens in the rod? And for that purpose, we require to take a small pieces of the rod. Assume करो ये रॉड है, इस रॉड में मैंने अगर छोटा सा पीस लिया, ये छोटा सा ब्लैक कलर का पीस दिख रहा है, this small piece I have taken. If the temperature is increased, then how much this small piece is going to increment? If the initial length of this rod is dx, ये black piece दिख रहा है आपको, this black piece is having initial length dx, and now if you increase the temperature, the new length becomes what? dE plus dx. That means if I write let initial length of one of the piece, let initial length of one of the piece is dx, increment in the length is de. de is what? Small de is what? इतना बड़ा रॉड का लेंथ L है, उसमें हम घुस गए अंदर, एक छोटा सा टुकड़ा उठाया, उसका लेंथ dx था। उस dx का इंक्रीमेंट कितना हो गया? de होगा। हर थोड़ा टुकड़ा, every piece of this rod is going to expand by amount de। डेल्टा L निकालने का मीनिंग ये हुआ, आपको एक एक छोटे रॉड के पीसेस का इंक्रीमेंट निकालना है और उसको इंटीग्रेट करना है। What will be our definition then? Alpha is written as what then? कितना इंक्रीमेंट हुआ? de से इंक्रीमेंट हुआ। कितने लेंथ ऑफ द रॉड में? dx लेंथ। जैसे मैंने ये लिया रॉड, ये dx लेंथ, x डिस्टेंस पे मैंने एक dx लेंथ का रॉड लिया, x डिस्टेंस पे dx लेंथ का रॉड लिया, तो इसके लेंथ में कितना इंक्रीमेंट हुआ? ये जो dx दिख रहा है आपको, ये इनिशियल लेंथ था when the temperature was normal, and when you increase the temperature by delta T, then this dx is going to expand by some amount. So what will be that amount? de is the increment out of dx. dx is the initial length, de is the increment in the initial length, and the raise in the temperature is delta T. Okay, so what will be the answer here? de is written as what here? Alpha dx delta T. ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। तो डेल्टा एल का वैल्यू कितना आ गया? इंटीग्रेशन ऑफ ऑल de।
छोटे छोटे टुकड़े जितने भी थे उस सब में थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंट हुआ, वो हमें लिखना है डीई। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीई मीन्स व्हाट? अल्फा डी एक्स डेल्टा टी. Delta T is the rise in temperature which will be common for every piece of the rod. Simultaneously, all the pieces of the rod is going to expand. So all are going to increase the temperature simultaneously. So delta T is taken outside, and alpha is variable in our question. So our equation becomes like this: alpha dx. My dear students, you remember this formula. Whenever they will give variable alpha, you start from here. Your problem will start from here. Question में alpha varies linearly. What is the meaning of the word linearly? Linear शब्द का मीनिंग ये होता है कि कोई भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन आना चाहिए. फोर्स टाइम ग्राफ लीनियर है तो एफटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन आना चाहिए. यहां पे कौन सा ग्राफ लीनियरली है? लीनियरली विद डिस्टेंस फ्रॉम लेफ्ट हैंड लेंगे. डिस्टेंस फ्रॉम लेफ्ट हैंड अल्फा निकालना है. समझो एक्स डिस्टेंस पे अल्फा निकालना है एज ए फंक्शन ऑफ अल्फा. अल्फा यू डिफाइंड एज ए फंक्शन ऑफ एक्स. तो कैसे निकालेंगे? लीनियरली का मतलब ग्राफ कैसा आना चाहिए? ग्राफ स्ट्रेट लाइन आना चाहिए ऐसा. अल्फा 1 से वेरी करके अल्फा 2 तक जाएगा ग्राफ. तो लीनियर फंक्शन ऐसा रहना चाहिए x प्लस सी. ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है. इसमें m क्या होता है? स्लोप. अपने क्वेश्चन में स्लोप कितना है? अपने क्वेश्चन में स्लोप कितना है? इसमें ये वेरी करेगा कहां से कहां तक? 0 से L तक. x डिस्टेंस फ्रॉम लेफ्ट हैंड. x डिस्टेंस फ्रॉम लेफ्ट हैंड विल वेरी फ्रॉम 0 टू L. तो अपने क्वेश्चन में स्लोप क्या होगा? स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या आएगा? अल्फा 2 माइनस अल्फा y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1. तो व्हाट विल गेट हियर? अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 बाय L माइनस 0. दिस इज द स्लोप. एंड व्हाट इज द y इंटरसेप्ट हियर? y इंटरसेप्ट इज अल्फा 1. Y is alpha axis is y axis. So y is equal to slope alpha 2 minus alpha 1 by L times x plus alpha 1. ये हमें इक्वेशन आ गया. अच्छा, अभी इस इक्वेशन को यूज करेंगे हम लोग इंटीग्रेशन के लिए. इंक्रीमेंट, टोटल इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा? अल्फा डेल्टा एल बाई डेल्टा टी कितना हो जाएगा? अल्फा डीएक्स. तो 0 टू L इसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, तो हमें कितना आंसर आएगा? अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 बाय L टाइम्स x का इंटीग्रेशन कितना होता है? x स्क्वायर बाय 2. लिमिट्स लगाएंगे L स्क्वायर बाय 2 प्लस अल्फा 1 टाइम्स dx. dx का इंटीग्रेशन कितना होता है? x होता है. x कितना लगे? 0 टू L कितना हो जाएगा? L माइनस 0. सो वी विल गेट दिस आंसर एंड दिस इज कॉल्ड एज डेल्टा L बाय डेल्टा t. बट हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा था? अल्फा एफ निकालना है. अल्फा एफ की रेशियो ऑफ डेल्टा L बाय डेल्टा t हियर you just divide with L here. तो अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 बाय L बाय 2 बचेगा, या L स्क्वायर बाय 2 था यहां पर, और दूसरा क्या था? अल्फा 1 L था. इसको L से डिवाइड कर देंगे हम लोग, तो हमारा अल्फा एफ कितना आ जाएगा? यहां से एक L कैंसिल हुआ, एक L नीचे भी कैंसिल हुआ ऊपर से. अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 बाय 2 प्लस अल्फा 1. So our answer is alpha 2 minus alpha 1 plus 2 alpha 1 by 2. So our answer is alpha 1 plus alpha 2 by 2. So आपने देखा यहां पर जो आंसर हमने निकाला वो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 मतलब बीच का नंबर निकलेगा. अर्थमेटिक मीन ऑफ किनारे किनारे में जो अल्फा 1 अल्फा 2 दिए थे उसका अर्थमेटिक मीन निकलता है. और मेरी बात मान लो आप, इतना करने की जरूरत नहीं थी. Whenever the graph is linear, remember this, any function is given, you simply take the midpoint number, that will be your f average. Extreme points are this one, alpha 1 alpha 2. So midpoint of the graph will be the average value of that function, and that is taken as alpha effective. Sometimes any other question like effective conductivity. तो देखो यहाँ पे अल्फा 1 था, अल्फा 2 था, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं जब भी ग्राफ लीनियर रहेगा डायरेक्ट बोल सकते हैं हम कि टेक द मिड पॉइंट ऑफ द ग्राफ. क्वेश्चन नंबर 2 आपने पढ़ लिया, तो आप मुझे बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है और क्या निकालना है. तो देखिए, इसको बोलते हैं वेव फ्रंट. एक्स वाई को बोलते हैं प्लेन वेव फ्रंट. ये प्लेन वेव फ्रंट एक्स वाई से एक नई जगह पे आया, एक्स डैश वाई डैश.
और क्वेश्चन में मेंशन किया है दे आर द सक्सेसिव प्लेन वेव फ्रंट्स। सक्सेसिव प्लेन वेव फ्रंट का मीनिंग ये होता है दे विल कम इन द सेम फेज अगेन, एंड व्हेन दे विल कम इन द सेम फेज अगेन after traveling 1 lambda distance. Remember this is the concept here. Whenever the two wave fronts are in same phase, once again that means what, दोनों वेव का फेज डिफरेंस जीरो हो जाएगा, दोनों एक साथ क्रैश ट्रफ कर रहे हैं, ऐसा हम पढ़ चुके थे। तो अगर वेव फ्रंट की बात करते हैं हाइजेंस प्रिंसिपल के हिसाब से, तो वेव फ्रंट यहां से यहां जब आएगा वो बोल रहे कि सेम फेज में आएगा, इसका मतलब दे विल ट्रेवल हाउ मच डिस्टेंस, 1 lambda. So this distance is 1 lambda. Again there is mentioned that spherical wavefront is formed here and another spherical wavefront will form here. So the first spherical wavefront is formed here. It is mentioned that if the first spherical wavefront is formed here, so from here this will be also lambda distance. Again the spherical wavefront is formed, which is also in the same phase. Whatever the wavefront shown here are in the same phase. So here to here is 1 lambda. Here to here also 1 lambda, and here to here also 1 lambda. So this is the problem given here. So can you tell me this wavefront will reach here once after fine day, this will reach here at point P. Then what is the distance traveled by this wavefront? First it was plane wavefront. After crossing the aperture here, one aperture you can draw here like this. After crossing the aperture, it will form spherical wavefront. And after forming spherical wavefront, your aim is to find what? The time taken by this wavefront to reach at this point. So my dear students, time का फॉर्मूला क्या होता है? Distance by speed. और आप जानते हैं कि यहाँ पर waves जो जा रहे हैं, medium is not changing here. It is not refraction, it is diffraction. When it is diffraction case, no medium will change. Therefore, the speed will be same here also and there also. Same speed will be there. So V is uniform here. In our question it is given C. And distance how much travel here? 3 lambda traveled. Successive wave fronts are shown here with same phase. So it will travel from here to here. From this diagram you can see up to here. Here to here is 1 lambda. Here to here is 1 lambda. Here to here is 1 lambda. Like this all together here to here it will travel up to 3 lambda distance. तो आंसर क्या आएगा? टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय स्पीड। ये तुम्हारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द एक्स-जेड प्लेन सेपरेट्स द टू मीडिया ए एंड बी विद डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 and 2, and the question says that the light will travel from A to B. The light travels from A to B with its direction shown by the unit vectors. Unit vectors मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और जिसका डायरेक्शन शो किया गया है along the direction of incident ray and refracted ray. We are having two rays here. This is incident ray and this is refracted ray. This is the normal I have taken here. This is the angle of incidence here. This is the angle of refraction here. Why I have shown here the lesser angle for refraction? Because first medium is rarer medium. First medium is rarer medium and second medium is denser medium. So it will bend towards the normal. This is the diagram which we normally draw. In this diagram, if you take this plane, this is the plane which you have taken here, this is XZ plane. This is XZ plane actually, as mentioned in the question. आपको 3D में सोचना है, आपको 3D में सोचना है। ऐसा एक प्लेन आएगा, वो प्लेन कौन सा प्लेन होगा? XZ प्लेन। अब इस XZ प्लेन के नॉर्मल ड्रॉ करते हैं हम यूनिट वेक्टर, तो उसको हम लोग क्या करते हैं? ये यूनिट वेक्टर दिख रहा है और इंसिडेंट रे दिख रहा है, इसके बीच में एंगल कितना हुआ? I हुआ। तो अपना स्नेल्स लॉ क्या कहता है? स्नेल्स लॉ इन स्केलर फॉर्म μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 sin R। ये हमारा स्नेल्स लॉ है। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो क्या बनेगा? μ1 sin I, व्हाट इज sin I हियर? sin थीटा इज नथिंग बट a क्रॉस b बाय mod a mod b, राइट? a क्रॉस b लेंगे तो क्या आता फॉर्मूला? mod a mod b sin थीटा। उसको डिवाइड बाय mod a mod b किया तो हमें sin थीटा आ सकता है ना। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? sin I के बदले में हम लिख सकते हैं यहाँ पे μ1 वेक्टर, एक वेक्टर μ1 दिया था हमें। दिस विल बी व्हिच एक्सिस? दिस विल बी y एक्सिस, सो दिस विल बी j कैप।
Agree all of you? This is j cap, mu1 वेक्टर गिवन एंड दिस इज mu2 वेक्टर गिवन. देखो mu1 mu2 में कंफ्यूज मत होना. क्वेश्चन में mu1 वेक्टर mu2 वेक्टर क्या दिया है? दोस वेक्टर्स यूनिट वेक्टर्स व्हिच आर इन फर्स्ट मीडियम एंड सेकंड मीडियम. तो ये फर्स्ट मीडियम वाला mu1 वेक्टर था, ये सेकंड मीडियम वाला mu2 वेक्टर था, एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस हियर इज I here. And how to find this sin I here? Sin I is what? A cross B by mod A mod B. So what can I write here? Mu1 cross j cap divided by mod mu1 mod j cap. I can write like this. Okay. Now you tell me the same way we can write that side also. Mu2 is the unit. देखो this mu1 mu2 what I have written is what? Refractive index. And this mu2 vector is what here? mu2 vector is the refracted unit vector. Refracted. This is refracted unit vector cross j cap divided by mod mu2 mod j cap. In our question we are lucky that we got unit vector itself. So unit vector का mod कितना होता है? ये 1 होता है, ये भी 1 होगा. y axis का जो unit vector है j cap, ये भी तो 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा. So our formula becomes what here? Our formula becomes mu1 times mu cross j, ai plus bj cross j cap. ये ऐसा लिख सकते हैं हम लोग एक तरफ, और दूसरी mu2 times ci plus dj, this cross j cap. ऐसा लिख सकते हैं हम लोग. देखो नीचे डिनोमिनेटर में डिवाइड होके 1 हो गया, वो निकाल दिया मैंने. Okay, now what will be the answer? What is mu1 given? 1.5 times I cross j is how much? K. So I'll write a k cap plus j cross j is 0, null vector. mu2 time mu2 is 2 given, I cross j is k, so c k cap plus j cross j is 0. So कितना आंसर आया अपने को? 1.5 a k cap will cancel out. मतलब we are taking the modulus on both sides. Is 2c. So a by c का रेशियो कितना आया? 2 by 1.5 और 20 by 15. और we can write 5 से कैंसिल हो गया तो 4 by 3. 4:3 रेशियो इज a:c का रेशियो आ गया. So first option is correct here. Question number 4 is very easy. It is memory based question. It usually comes in the board exam also. You can solve such questions. Velocity max and a max. These are the two concepts we should know. The formula for this in case of SHM. SHM में ये दो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. V max क्या होता है, A max क्या होता है. तो V max क्या होना चाहिए, आपको याद होगा तो अच्छी बात है. A omega. What is omega? Omega is the angular frequency of SHM. And what is A here? From the mean position, how far it goes there. From the mean position, how far it goes here. That is the span of SHM is 2a, and from mean position the distance traveled is called as a, capital A distance. So capital A distance is called amplitude. Maximum displacement traveled in SHM from mean position to extreme position. Omega is the angular frequency. Like that, another formula for maximum acceleration, A is always opposite of displacement. It is written as minus omega square a. Actually it will be x here, but when you talk about maximum acceleration, we will take a here. A omega और omega square a का रेशियो कितना आ गया? That is given in the question V max by A max. और V max और A max क्वेश्चन में दिया हुआ है स्क्वायर. तो कैंसिल होने के बाद 1 by omega कितना आ गया यहाँ से? 1/2 आ गया. तो omega कितना आ गया? 2 radians per second. In terms of radians per second, we got this answer. If they ask in terms of frequency, hertz, then we can write 2 pi f here, and this is 2. Then f will be 1 by pi hertz. Our answer is this in the option. A small sphere of mass m suspended by a thread is first taken aside so that thread forms a right triangle with vertical and then released. The total acceleration of the sphere when it makes an angle theta with the vertical. देखिए क्वेश्चन ऐसा कहता है कि अगर हमने यहां से स्टार्ट किया, ये पेंडुलम है, पेंडुलम को यहां से हैंग किया था, आपको जानते हैं कि वो वर्टिकल आएगा बाद में फ्यूचर में. तो विथ रेस्पेक्ट टू वर्टिकल दिस पेंडुलम स्टार्ट्स फ्रॉम राइट एंगल. राइट एंगल मीन मतलब हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग से स्टार्ट करेंगे, ये इनिशियल पॉइंट रहेगा, एंड द पेंडुलम विल कम समवेयर हियर विथ मेक सम न्यू एंगल थीटा. नाउ सो यू हैव टू फाइंड
what will be the acceleration total at this point when it comes somewhere here? First you will take this level to this level, पहले काम करो, स्पीड निकाल लो। तो स्पीड कितना आएगा यहाँ से निकालने के लिए आपको पहले हाइट मालूम होना चाहिए। इस ट्राइंगल से भी हाइट निकाल सकते हैं। ये हाइट हो गया। हाइट कैसे निकालेंगे? ये लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग इज L, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज L, तो दिस विल बिकम L cos, दिस हाइट विल बिकम L cos, दिस हाइट विल कम L cos। अच्छा, एक बार हाइट आ गया, कितना हाइट नीचे उतरा आ गया, तो वी नो वेरी वेल लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, वी विल गेट द स्पीड हियर। तो स्पीड कितना आएगा? एक डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं हम लोग। अंडर ग्रेविटी जब भी कोई स्पीड निकालता है तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं आप लोग। ये काइनेमेटिक्स में पढ़ाया गया है और वर्क पॉइंट चैप्टर से भी ये फॉर्मूला वैसे ही डिराइव होता है। तो रूट ऑफ 2gh, h कितना आपके क्वेश्चन में? L cos। ये आ गया स्पीड हमें। अब ये स्पीड से जब वो यहां उतरेगा, इस पॉइंट पे आएगा, तो इस पॉइंट में से स्पीड इस तरफ रहेगी, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन रहेगा। अब ये पेंडुलम का स्ट्रिंग जब ऐसा राइट एंगल पे वेलोसिटी करेगा, दिस इज टैंजेंट टू दिस रेडियस एंड दिस इज रेडियल डायरेक्शन, दिस इज टैंजेंशियल डायरेक्शन। सो व्हाट इज आवर एम इज टू फाइंड टोटल एक्सेलरेशन। रिमेंबर, एनी पार्टिकल इन कर्वीलिनियर पाथ, मतलब स्ट्रेट भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, इन एनी पार्टिकल विल हैव टोटल एक्सेलरेशन ऑफ AC एंड AT। टोटल एक्सेलरेशन निकालते हम लोग तो वेक्टर AC और वेक्टर AT इनको ऐड करना है। फॉर दिस वेक्टर AC मींस व्हाट? v²/r along minus r cap, v²/r along radially inward, minus r cap means radially inward unit vector, and v²/r is its magnitude, plus AT, what is AT here? AT means tangential acceleration, और इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग? along this direction, tangent। तो AT निकालना है, उसके लिए आपको पहले FVD बनाना पड़ेगा, ग्रेविटी के रिजोल्यूशन करने पड़ेंगे, ग्रेविटी के रिजोल्यूशन करेंगे तब आंसर आएगा। देखो ये तो आंसर आ चुका है v², व्हाट इज v² हियर? इसका स्क्वायर, AC वी गॉट फ्रॉम हियर, व्हाट इज द रिजोल्यूशन ऑफ दिस mg? इस mg के कंपोनेंट क्या आएंगे? mg आपको दिख रहा है यहाँ पर, इस mg के कंपोनेंट क्या आएंगे? देखो यहाँ पर हमने इसको थीटा लिया था, if this is theta then we can say that this is also theta, corresponding angles correspond to ये mg cos हो जाएगा इस तरफ, तो भी mg sin। टेंशन और mg cos का नेट फोर्स जो आएगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स आता है, that already we are done here। Our aim is to find now tangential force, what is that you got? mg sin। So ultimately what are the net forces we are having? Whenever the pendulum comes while swinging here, it is on the process of swinging, in that case the net force will be along the radial direction MAC, or you can simply say net acceleration will be along AC and along AT। remember this, total acceleration हमेशा दो टाइप के होते हैं, AC and AT। तो AC क्या हो गया यहाँ पर? AC will be along radially inward direction। वो कैसे निकालेंगे हम? v²/r से हम AC निकालते हैं नॉर्मली, v²/r is AC, राइट। और AT क्या होता है? AT is along the tangent acceleration। आप देख सकते हैं along the tangent हमने क्या डिराइव किया था? ये पेंडुलम था, यहाँ पे टेंशन था, यहाँ पे mg cos था यहाँ पर, और यहाँ पे mg sin था। Now you can see from here, this is the only one vector which we are having along the tangent, and resultant of these two, इसमें कौन जीत गया? इसमें t जीत गया। t minus mg cos is equal to mv²/r। तो हम ये दो निकालने की जरूरत नहीं है, हमने नेट एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर, ये सेंटर दिख रहा है यहाँ पर, तो टुवर्ड द सेंटर जाने का जो नेट फोर्स होगा वो कौन सा होगा? t minus mg cos, और इन शॉर्ट वी कैसे? mv²/r। रूट ऑफ 2gl cos आ गया, इसका स्क्वायर आ गया, ठीक है, एंड दिस डिवाइडेड बाय व्हाट? दिस डिवाइडेड बाय l। सो वी गॉट दिस पार्ट 2g cos, right? 2g cos we got here। What about AT? Round tangent ये हो गया, तो इसमें से इसको फोर्स को मास से डिवाइड किया तो g sin आएगा, तो g sin will be along AT। So what is the net acceleration we got here? Net is root of AC² plus AT²। AT² कर लेंगे, इसमें g कॉमन ले सकते, देखो दोनों में लिख देते पहले, इसका स्क्वायर और AT का स्क्वायर, तो g कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बच गया? 4 cos² प्लस sin² प्लस cos² 1 होता है,
तो एक 1 बाहर आ जाएगा, तो g टाइम्स रूट ऑफ 1 + 3 cos square. So the first option is correct here. It satisfies this answer. Surface of metal is illuminated with light of 400 nanometer. The kinetic energy of ejected photoelectron was found to be 1.6 electrovolt. The working function of the metal is dash. इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको, एकदम मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है ये केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों के लिए आता है ऐसा क्वेश्चन। इंसिडेंट वेवलेंथ कितना दिया है? तो इंसिडेंट वेवलेंथ इज गिवन 400 नैनोमीटर। इसको हम 4000 एंगस्ट्रॉम लिख सकते हैं। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों लिखा आपने? इट इज ओनली बिकॉज इफ यू वांट टू फाइंड एनर्जी ऑफ द फोटोन, we are having a shortcut formula instead of doing much calculation. आपको पता है फॉर्मूला तो ये होता है, hc/λ होता है। ये फॉर्मूले लगाने में बहुत टाइम जाएगा। h is Planck's constant, velocity of light and lambda is given in this question. सबको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो टाइम बहुत जाएगा। इससे टाइम बचाना है तो यू बेटर रिमेंबर लाइक दिस, h c और स्मॉल e, इसका जो रेशियो है दैट इज कैलकुलेशन पार्ट ऑफ h c by e. That calculation part is 12400. Remember this. And lambda should be measured in angstrom. एनर्जी आपको इलेक्ट्रोवोल्ट में चाहिए तो आप क्या कीजिए, H2400। एग्जाम में टाइम बचाना है, ये नंबर याद करके जाना है और इसको लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम से डिवाइड कर देना है। वेरी सिंपल। वेवलेंथ इतना दिया तो उसकी एनर्जी कितनी होगी? 4000 से डिवाइड कर देंगे इसको। दिस आंसर विल बी इन इलेक्ट्रोवोल्ट। So what will be the answer here? दो शून्य कैंसिल हुआ, 43 3.1 इलेक्ट्रोवोल्ट ऐसा आंसर आ गया। एंड वंस यू गॉट 3.1 इलेक्ट्रोवोल्ट, आपको क्या करना है? फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट करना है। सप्लाई इक्वल टू व्हाट? सम वर्क फंक्शन एंड देन रिमेनिंग पार्ट इज यूज्ड फॉर काइनेटिक एनर्जी। सो इन जनरल विल राइट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब अपने क्वेश्चन में क्या निकालना है? वर्क फंक्शन निकालना है। तो वर्क फंक्शन निकालना है। टोटल सप्लाई कितना दिया? एक फोटोन ऑफ ईच फोटोन है ना, ईच फोटोन का सप्लाई कितना हुआ? एक फोटोन के पास कितनी एनर्जी था? 3.1 इलेक्ट्रोवोल्ट इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस k इज गिवन 1.68 इलेक्ट्रोवोल्ट। वर्क फंक्शन विल बी हाउ मच हियर? 3.1 में से उतना माइनस कर देना तो आपको 1.42 इलेक्ट्रोवोल्ट आ जाएगा। सिलिंड्रिकल ट्यूब of spray pump has cross section 8 centimeter square. मतलब एक सिलिंड्रिकल ट्यूब है, इसका क्रॉस सेक्शन कितना है? 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसके पास बहुत सारे होल्स है। यहां पर देयर आर सो मेनी होल्स हियर, 40 होल्स आर देयर हियर इन दिस सिलिंड्रिकल पंप। वी आर हैविंग 40 होल्स, 40 होल है यहां पर। अभी तो मैं आपको सिर्फ 3 दिखा रहा हूं, इमेजिन करो कि ये सारे मिला के कितने हो गए? टोटल मिला के 40 होल्स आर देयर। और ये जो होल दिख रहा है आपको, इस होल का रेडियस होगा कुछ ना कुछ, इसका रेडियस, ये जो होल दिख रहा है इस होल का कुछ ना कुछ रेडियस होगा, कुछ ना कुछ एरिया दिया होगा। तो वो एरिया कितना दिया? 10⁻⁸। स्मॉल ए इज 10⁻⁸ मीटर स्क्वायर। कैपिटल ए इज हाउ मच गिवन? 8 सेंटी। सेंटी कितना होता है? -2। -2 का स्क्वायर कितना होता है? -2 का स्क्वायर -4, 8 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ये कैपिटल ए आ गया, ये स्मॉल ए आ गया। अब अपने को इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाना है। बहुत इजी है क्वेश्चन, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है ये, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। हमें पता है ना, जितना इनपुट गया, वॉल्यूम इनपुट पर सेकेंड इज इक्वल टू वॉल्यूम आउटपुट पर सेकेंड। इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। कितना वॉल्यूम एंट्री मारा या कितना मास एंट्री मारा, बिकॉज वॉल्यूम और मास कांस्टेंट ही रहेंगे। मास पर सेकंड लिख सकते हैं इनपुट, मास पर सेकंड लिख सकते हैं आउटपुट, अदरवाइज वॉल्यूम आल्सो यू कैन राइट हियर। नाउ हाउ टू फाइंड द वॉल्यूम? वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया इनटू डिस्टेंस, एंड इसको डिवाइड बाय टाइम कर देंगे तो मिलेगा वेलोसिटी। तो एवी, यहाँ पे एंट्री मारने का वॉल्यूम क्या होगा? सिर्फ एक ही वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम एंट्रिंग पर सेकेंड, दैट इज रिटन बाय कैपिटल एवी। कैपिटल एवी में कैपिटल वी दिया होना चाहिए ना, तो कैपिटल वी समझ गिवन 0.15 meters per minute. If you simplify this, minute is replaced by 60 seconds, 15 by 60 is 1/4, 1/4 means 0.25, 0.25 into 10⁻⁻² आएगा,
तो दिस विल बिकम 25 into 10 power minus 4 meters per second. This is capital V given, right? And AV is equal to what? A1 V1, A2 V2, ऐसे कितने अपने पास यहाँ पर? We are having like that A40 V40. And luckily we are given same area of cross section for all 40 times small AV. This is the equation which we have to use. 8 into 10 power minus 4 capital V. Capital V is how much given? 25 10 power minus 4 is equal to 40 गुना, because there are 40 होल थे ना वहां पर. 40 times small a. Small a is how much given? 10 power minus 8 into this small v you have to calculate. So you can calculate from here. 10 power minus 8, 10 power minus 8 कैंसिल हो गया. 25 का 4 times 100 होता है, 25 का 8 times 200 होना चाहिए. तो 200 is equal to 40 V. So V is equal to 5 meters per second. Easy question for you. Scoring marks. हमारे पास दो वेव्स दिए हैं, दोनों वेव्स के वेवलेंथ में थोड़ा सा फर्क है. Wavelength of one of the wave is 100 centimeter and the another one is slightly bigger than this and its wavelength is given 101 centimeter. ऐसा दो वेव्स दिए हमारे पास, और ये जब दोनों वेव्स वन डायरेक्शन में चलते हैं एंड दे विल इंटरफेयर, दैट फॉर्म्स बीट्स. बीट्स बोलते हैं हम उसे, जहां पर रेगुलर टाइम इंटरवल पे वैक्सिंग वैनिंग होता है. वैक्सिंग मतलब मैक्सिमम साउंड विल कम, वैनिंग मतलब लोएस्ट साउंड विल कम. एंड दिस रेगुलर टाइम इंटरवल में जो वैक्सिंग वैनिंग होता है उससे बीट्स तैयार होते हैं. उसका बीट का टाइम पीरियड पूछते हैं एग्जाम में, नहीं तो बीट का फ्रीक्वेंसी पूछते हैं. तो यहाँ पे बीट फ्रीक्वेंसी पूछा है, तो बीट फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन क्या होना चाहिए? डिफरेंस ऑफ द फ्रीक्वेंसी, दैट्स ऑल. F1 F2 में जो बड़ा होगा उसको छोटे में से माइनस करना है. अब फ्रीक्वेंसी कैसे निकलते हैं हमको पता है. फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है वेव्स में? C by लैम्डा. तो C तो कॉमन रहेगा दोनों के लिए, बिकॉज बोथ आर इन द सेम मीडियम. अच्छा, C का मतलब ये वेलोसिटी ऑफ लाइट नहीं चल रही है. C मतलब एनी वेलोसिटी ऑफ वेव इन दैट मीडियम. तो मीडियम तो कॉमन है दोनों के लिए, दोनों एक ही वेव एक ही मीडियम में जा रहे हैं. तो C विल बी कॉमन हियर. देन व्हाट इज लेफ्ट हियर? 1 by lambda 1 minus 1 by lambda 2. ऐसा लिख सकते हैं हम लोग. नाउ यू सिंप्लीफाई दिस, यू विल गेट द आंसर हियर. ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है. ये फॉर्मूला दो बार लगाएंगे यहाँ पर, तो बीट फ्रीक्वेंसी आ जाएगा. बताओ कितने का बीट फ्रीक्वेंसी? वेलोसिटी ऑफ द वेव इन दैट मीडियम इज गिवन 303 meters per second. This times 1 by lambda 1 lambda 2. lambda 1 छोटा है ना, तो उसका फ्रीक्वेंसी थोड़ा बड़ा आएगा ना, तो ये बड़ा हो गया, बड़ा में से छोटे को माइनस करना है. 1 by 100 माइनस 1 by 101. और सेंटीमीटर को नीचे लिखने से अच्छा ऊपर लिखेंगे, 10 power 2 लिख देंगे. सेंटीमीटर इज इन डिनोमिनेटर बिकम्स मल्टीपल ऑफ 100. 303 is the velocity of the wave. That multiply 1 ऊपर आ गया, नीचे क्या आ गया? This into this 100 into 101 और into 100 एक्स्ट्रा हो गया. ये 100 इस 100 से कैंसिल हो गया. 101 का 3 टाइम्स होता है ये, तो 3 आंसर आ गया, 3 हर्ट्ज. अपना आंसर कितना आ गया? 3 हर्ट्ज. क्वेश्चन नंबर 9 में ग्राफ जो दिया है उसमें 3 टाइप की एनर्जी दी है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी. और वो किसका दिया है एनर्जी? सैटेलाइट का दिया है. सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड द सर्कुलर ऑर्बिट. अगर रेडियस वेरी करेगा, मतलब जैसे ये अर्थ है, अर्थ के रेस्पेक्ट में सैटेलाइट यहां कहीं घूम रहा है, तो ये क्लोज टू द अर्थ हुआ, फिर थोड़ा फार जाएगा अर्थ से, सैटेलाइट बाहर से थोड़ा ऑर्बिट बढ़ा लेगा. इफ द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इंक्रीजेस, व्हाट हैपेंस टू इट्स एनर्जी? इसकी काइनेटिक एनर्जी कैसे वेरी करेगा, पोटेंशियल एनर्जी कैसे वेरी करेगा, टोटल एनर्जी कैसे वेरी करेगा, अकॉर्डिंग टू द रेडियस. दैट इज द क्वेश्चन. यहां पे 3 ग्राफ दिए ए बी सी. तो A represents which energy, B represents which energy, C represents which energy. ऐसा पूछा है क्वेश्चन. काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? हाफ m v स्क्वायर, दैट इज हाफ m. v कितना होता है? ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट. उसका फॉर्मूला क्या है अपने पास? रूट ऑफ g m by r. व्हाट इज m? कैपिटल M हियर, मास ऑफ द अर्थ, बाय r फॉर रेडियस ऑफ द ऑर्बिट. इसका स्क्वायर. अब इसका स्क्वायर तो कितना आ गया? G कैपिटल M स्मॉल m by 2r. ये आ गया हमें काइनेटिक एनर्जी. व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट हियर? यू नो वेरी वेल, माइनस G कैपिटल M स्मॉल m by डिस्टेंस. Distance is how much between the
center of the earth and between the center of the satellite, the distance we are assume how much, radius of the orbit smaller, और मास क्या लेंगे कैपिटल एम से स्मॉल एम के बीच में जो गैप है वो स्मॉलर हो गया, ठीक है. व्हाट इज द टोटल एनर्जी देन, यू कैलकुलेट दिस फ्रॉम एडिंग दिस टू, तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल करेंगे हम लोग तो कितना आ गया, हाफ माइनस वन टाइम्स जी एम एम बाय आर, ऐसा करेंगे हम लोग कितना आएगा, तो जी एम एम बाय 2r. So what is the conclusion from here? Total energy is negative of kinetic energy because the value is same here. This is also by 2. This is also by 2. The value is same here, but the difference is coming for only sign. Here minus, here plus, and potential energy is twice. You can see from this comparison, both are minus here. If you compare potential energy with total energy, both are minus here, but potential energy is how much here? Double of total energy. These two energies are always negative. Remember this. ये दो एनर्जी हमेशा नेगेटिव होंगे और ये हमेशा पॉजिटिव होगा. तो पॉजिटिव वाली जो चीज होती है हमेशा कौन से क्वाड्रेंट में होनी चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में. पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस मींस विच क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो अगर हम ग्राफ देखते हैं, सी दिया है, ये वाला ग्राफ दिया है, ये काइनेटिक एनर्जी ग्राफ होना चाहिए. ए और बी को देखेंगे ठीक से तो दोनों नेगेटिव है, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में दोनों रहेंगे. तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको ए और बी ऑप्शन दिख रहे हैं. अब इसमें से आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन पोटेंशियल एनर्जी का है, कौन सा ग्राफ टोटल का है. तो अगर मैं यहां पे दो ग्राफ बनाता हूं, तो ए और बी का ग्राफ बनाता हूं ऐसा, और मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं यहां से. देखो दिस लाइन, वट एवर आई एम ड्रॉइंग दिस लाइन इज फॉर ए पर्टिकुलर ऑर्बिट आर नॉट. फॉर एग्जाम्पल दिस वैल्यू इज आर नॉट. एक सैटेलाइट लेंगे जो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट आर नॉट पे रहेगा, तो उस पर्टिकुलर सैटेलाइट की जब बात करेंगे हम लोग, तो कौन सा एनर्जी ज्यादा होना चाहिए उसमें और कौन सा आधा होना चाहिए. देखो बताया था मैंने कौन किसका आधा है या कौन किसका डबल है. तो देखो पोटेंशियल एनर्जी और टोटल में रिलेशन क्या आ गया, पोटेंशियल एनर्जी इज ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी, ये रिलेशन आ गया. मतलब अगर हम मैग्नीट्यूड वाइज देखें, वैल्यू वाइज देखें, तो पोटेंशियल का वैल्यू डबल है. तो बताओ नेगेटिव में जा रहे हैं, डबल वाला नेगेटिव कहां आएगा, ए का आएगा. तो दिस रिप्रेजेंट्स पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस रिप्रेजेंट्स टोटल एनर्जी. ए इज पोटेंशियल एनर्जी, बी इज टोटल एनर्जी एंड सी इज काइनेटिक एनर्जी. दिस इज द रिलेशन वी गॉट. सो 9th का ऑप्शन सी होना चाहिए. देखिए 10th क्वेश्चन कितना इजी है, दिखने में इतना हार्ड दिख रहा है ये क्वेश्चन. डायग्राम आप देखेंगे तो कितना कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम बनाया है पीवी ग्राफ का, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इजी है क्योंकि यहाँ पे बहुत ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा है. यहाँ पर डेल्टा यू निकालना है. व्हाट इज डेल्टा यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है. इंटरनल एनर्जी डज नॉट डिपेंड्स ऑन द प्रोसेस फॉलोड, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल स्टेट एंड द फाइनल स्टेट. तो उसका जो चेंज होगा, अगर हमारे पास आइसोथर्मल कर्व्स हैं ऐसे दो, तो यहाँ पे सब जगह पे टेम्परेचर तो सेम रहेगा. समझा, पे टी टेम्परेचर है सब जगह पे. पीवी ग्राफ है ये, तो पीवी ग्राफ है तो हर जगह पे टेम्परेचर तो सेम रहेगा. अनदर ग्राफ है ऑल्सो देयर आइसोथर्मल प्रोसेस का एक और ग्राफ है, तो यहां पे टेम्परेचर कुछ टी डैश होगा समझो. तो दिस टेम्परेचर विल बी सेम एवरीवेयर. नाउ इफ यू गो फ्रॉम हियर टू हियर बाय एनी पाथ, यू टेक एनी पाथ फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, whether you go by shortcut, you go by long cut, you go by x-axis, you go parallel to y-axis, whatever path you follow, the change in the internal energy depends only on the change in the temperature. It does not depends on the path followed. So what we can say from here, delta u is written as what, nf r by 2 delta t. ये हमारा फॉर्मूला है, f for degree of freedom. देखिए इसमें कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा u पूछा गया है. अपने क्वेश्चन में क्या पूछा है, अपने क्वेश्चन में एक पॉइंट ए दिया है, ए से हम लोग जा रहे हैं समझो बी जा रहे हैं, ए से जा रहे हैं हम लोग सी जा रहे हैं, डी जा रहे हैं, ऐसे डिफरेंट पॉइंट्स दिए. अब ए से आप कहीं भी जाइए, बी सी डी ई सबके टेम्परेचर सेम रहेंगे, और ए से आप निकल रहे हैं तो ए का टेम्परेचर भी फिक्स है. तो ए और बी का टेम्परेचर का डिफरेंस जो आएगा, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, temperature difference between A and C, temperature difference between A and D, all the temperature difference will be same. So we can say from here this will be constant for all the cases. This implies delta U is constant. तो कौन सा ऑप्शन फिट बैठेगा हमें,
ऑप्शन सी सही रहेगा बिकॉज ऑप्शन सी इंडिकेट्स दैट ऑल आर इक्वल. लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. 11th क्वेश्चन इज देयर. अ यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर roller of mass m is being pulled on horizontal surface with a force capital F parallel to the surface and applied at its center. If the acceleration of cylinder is small a and it is rolling without slipping, then the value of capital F is dash. इस इक्वेशन में हमें टॉर्क लगाना है, रोलिंग कॉन्सेप्ट लगाना है, फोर्स इक्वेशन, एफबीडी निकालना आना चाहिए. और ये क्वेश्चन कॉमन है, रोटेशन चैप्टर में ये क्वेश्चन कॉमन होता है. यहाँ सिलेंडर दिया है, सिलेंडर के बदले हो सकता है कल एग्जाम में आपको डिस्क मिल जाए, सॉलिड सिलेंडर भी हो सकता है, हॉलो सिलेंडर भी हो सकता है, इट कैन बी रिंग ऑल्सो, एनीथिंग विच रोल्स ऑन द सरफेस. इस सेंटर ऑफ द राउंड बॉडी पे फोर्स लगाया है एंड इट इज पैरेलल टू ग्राउंड. ग्राउंड से पैरेलल में फोर्स लगाया है. और आप जानते हैं जैसे ये स्टार्ट होगा स्लाइड करना, एज सुन एज इट स्टार्ट स्लाइडिंग, friction will act on this to make it to roll. तो जैसे ही friction लगेगा, it will make it to roll. This friction at the bottom will create torque, and this torque will be in this direction. इस torque की वजह से rotation motion start हो जाएगा. You must know the direction of friction. Not necessarily the friction is always in this direction. Friction can be in this direction also. Okay, तो अभी आप मुझे बताइए, अगर मैंने स्मॉल f को फ्रिक्शन मान लिया, रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं इसको हम, तो व्हाट विल बी द इक्वेशन है, एफबीडी कैसे बनेगा इसका? ये जाएगा आगे की तरफ एक्सेलरेशन ए से, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन किया है. व्हाट अबाउट दिस वन? दिस फ्रिक्शन विल क्रिएट टॉर्क आल्सो. सो बिकॉज ऑफ दिस टॉर्क व्हाट हैपेंस? देयर विल बी एंगुलर एक्सेलरेशन आल्सो. देयर विल बी एंगुलर एक्सेलरेशन आल्सो, एंड दिस एंगुलर एक्सेलरेशन विल मेक इट टू मूव क्लॉकवाइज. तो क्लॉकवाइज करते 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 आगे जाएगा. तो ऐसे केस में हमें इक्वेशन बनाना आना चाहिए. ये जीत गया, ये हार गया. राइट साइड फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन लेफ्ट साइड फोर्स. सो कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू नेट फोर्स. नेट फोर्स को क्या बोलते हैं? मा, एमए, मा. तो एम इज द मास हियर एंड ए इज द एक्सेलरेशन हियर. दिस इज इक्वेशन नंबर 1 वी गॉट फ्रॉम ट्रांसलेशन मैकेनिक्स. नाउ इफ यू गो फॉर रोटेशन पार्ट हियर, तो टॉर्क के लिए कौन कौन रेस्पॉन्सिबल है? देखो, इसको बोलते हैं फोर्स इक्वेशन. दिस इज कॉल्ड एज फोर्स इक्वेशन. ठीक है. नाउ व्हाट अबाउट द टॉर्क इक्वेशन? हाउ टू गेट द टॉर्क इक्वेशन हियर? तो टॉर्क के लिए कौन कौन रेस्पॉन्सिबल है? नेट टॉर्क के लिए कौन कौन रेस्पॉन्सिबल है? देखो, कैपिटल एफ का एक फोर्स है, लेकिन कैपिटल एफ का जो फोर्स है वो एग्जैक्टली सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है. जब सेंटर ऑफ मास पे कोई फोर्स लगता है तो उसका टॉर्क कितना होना चाहिए? 0, बिकॉज देयर इज नो लीवर आर्म. फोर्स इंटू लीवर आर्म बोलते हैं हम लोग. तो लीवर आर्म तो यहाँ पे 0 आ गया, तो इसका मतलब टॉर्क 0 हो गया. व्हाट अबाउट स्मॉल एफ? स्मॉल एफ इज फ्रिक्शन. फ्रिक्शन इज हैविंग सर्टेन गैप हियर. यू कैन सी दिस गैप इज देयर. ये एक्सिस है, घूमने का एक्सिस है. यहां से किसी ने फोर्स मारा, तो फोर्स मारा तो इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में इतना गैप आ गया, लीवर आर्म. तो व्हाट इज द लीवर आर्म हियर? This lever arm is how much here? Radius of this cylinder. That is the R I taken. So this is FR, and this torque is going to create clockwise. This is clockwise. So like this we got net torque here. From the net torque we can say this net torque is written as what? I alpha. Net torque is equal to I alpha. जैसे हम net force को MA बोलते हैं, वैसे net torque को I alpha बोलते हैं. तो नेट टॉर्क का इक्वेशन क्या आ गया? F इंटू कैपिटल R इज इक्वल टू आई अल्फा. ये इक्वेशन आया. दिस आर द टू इक्वेशन वी गॉट फ्रॉम फोर्स इक्वेशन एंड टॉर्क इक्वेशन. वन मोर इक्वेशन इज रिक्वायर्ड सिंस इट इज रोलिंग. अगर ये रोल करता है तो इसके लिए एक और इक्वेशन की जरूरत है हमें. A इज इक्वल टू आर अल्फा. ये भी आपने सुना होगा. हाउ टू एक्सप्लेन दिस दैट दिस इज ट्रू हियर? बिकॉज सी व्हेन यू टेक अ स्मॉल राउंड बॉडी हियर, राउंड बॉडी यू टेकन हियर, एंड इन दिस पॉइंट of contact, neither moving this side nor this side, and undergoing rolling here, it is undergoing rolling, but still this point is at rest, because ground is at rest and it should not have any relative motion between ground and this point, bottommost point. So this point will be having the net speed how much? 0. Similarly, net acceleration is also 0 at that point. So what is the net acceleration at this point? So see, you can see from here, this is moving towards right side with acceleration A, and because of this
rotation part of clockwise, it will also have tangential acceleration of A is equal to R alpha. This point will have tangential acceleration of A is equal to R alpha. So net acceleration becomes how much here? At this point we will have two accelerations A and R alpha. दोनों मिलकर क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए. तो जीरो होने के लिए क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम होना चाहिए. You can able to solve these three equations. So from 1 2 3. कभी भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, आपको ये तीन कंडीशन यूज करने, फोर्स इक्वेशन, टॉर्क इक्वेशन एंड रोलिंग कंडीशन. देखो स्मॉल एफ को क्या लिख सकते हैं हम लोग? स्मॉल एफ फ्रिक्शन इज रिटन एज व्हाट हियर? I alpha by R. And what is I? Moment of inertia here. Moment of inertia is for cylinder is mr square by 2 times alpha. Alpha is what you can write from here. From here we can write A by R and whole divided by R. So what is the answer you got here? M R square will cancel with this R square, MA by 2. So friction force is half of the net force you got. Once you got frictional force, you substitute this value in equation 1. And after substituting in equation 1, you can get the answer. तो capital F minus small f is equal to MA था ना ये? इसमें small f डाल देंगे यहाँ पर. This small f will come here and we'll get what? Capital F minus MA by 2 is equal to MA. So capital F is how much from here? 3 by 2 MA. ठीक है बच्चों, ऐसे करना है. आपका एग्जाम बहुत नजदीक है, आपको कॉन्सेप्ट तो समझना ही समझना है, प्रॉब्लम की प्रैक्टिस भी करनी है, जितना ज्यादा हो सके करो. सो यू कैन सी फ्रॉम द ऑप्शन 1 कैन सेटिस्फाई दिस. सो दैट इज अवर राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 12 सेज दैट two spherical black bodies having radius r1 and r2, their surface temperatures are T1 and T2. If they radiate same power, then what is the ratio of radii? ऐसा पूछा है. तो ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, हर एग्जाम में आता है, ये नीट हो या आईआईटी हो, ये कॉमन क्वेश्चन है. सो दिस क्वेश्चन इज कॉमन टू ऑल द एग्जाम्स. दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला तोड़ तोड़ के कितने बार पूछा गया एग्जाम में, चाहे नीट एग्जाम हो चाहे आईआईटी के एग्जाम हो, हर एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. देखिए यहाँ पर आपको रेडिएशन चैप्टर, हीट ट्रांसफर चैप्टर में रेडिएशन आता है ना, तो स्टीफन्स लॉ dq by dt, dq by dt को पावर भी बोल सकते हैं हम लोग, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम सरफेस ऑफ बॉडी. बॉडी के सरफेस से निकलने वाली हीट, जैसे मुझे बुखार आ गया तो मेरे बॉडी से जो हीट निकलेगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, दैट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. कितना टेम्परेचर मेरे पास है उसकी डिपेंड करता है. दिस लॉ सेज दैट इट डिपेंड्स ऑन फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर. रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर. मतलब टेम्परेचर अगर डबल होएगा तो डबल का पावर 4 कितना होता है? डबल का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16. अगर टेम्परेचर डबल होगा तो पावर कितना निकलेगा? 16 टाइम्स. ये कंडीशन है. दिस इज द लॉ. लॉ को हम प्रूव नहीं कर सकते. दिस इज लॉ एंड दिस वी हैव टू रिमेंबर व्हाइल गोइंग टू एग्जाम. सो पावर का फॉर्मूला क्या आता? सिग्मा. सिग्मा इज द कांस्टेंट हियर, स्टीफन्स कांस्टेंट. सिग्मा ए ई टी पावर 4. ये है हमारा फॉर्मूला. इस फॉर्मूले को कितने बार पूछा गया है? देखो यहां पे ए फॉर व्हाट हियर? ए इज द सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी. A is the surface area of body. जिस बॉडी से हीट निकलेगा उसका सरफेस. समझो ये पेन लिया, मार्कर लिया, मार्कर का सरफेस एरिया कितना आएगा? अप्रोक्सीमेटली इट इज अ सिलेंडर शेप. तो सिलेंडर शेप का एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर एच. तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच लगाएंगे हम. अगर हमने गोल कोई वस्तु लिया, एनी राउंड बॉडी इफ यू टेक, इफ द राउंड बॉडी स्पेरिकल बॉडी यू टेक, देन व्हाट इज द एरिया यू कैन राइट हियर? हियर यू कैन राइट 4 पाई आर स्क्वायर. तो एरिया मालूम होना चाहिए उस बॉडी का, तब हम उसका. अच्छा, एरिया के साथ क्या मालूम मुझे? और एक टेम्परेचर. टेम्परेचर और एरिया दोनों मालूम हुआ, वी कैन एबल टू फाइंड द पावर. कितना गर्मी निकल रहा है उस बॉडी से एक एक सेकंड में. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर सेकंड हियर? पर डीटी मींस व्हाट? एक एक सेकंड में कितनी गर्मी निकल सकती है उस बॉडी से. हीट हाउ मच फ्लो आउट, ये निकाल सकते हैं हम यहां से. ठीक है. गिवन 2 राउंड बॉडीज, स्फेरिकल बॉडीज R1 and R2, and their
powers are same. If their powers are same, then how to find the area ratio in terms of temperature ratio? इस फॉर्मूला में हम किसको किसको सर्कल करेंगे? इसको सर्कल कर देंगे, इसको सर्कल कर देंगे. E is the emissivity. Emissivity for black body is 1. याद रखो सब लोग. If everything is circled out, we have only the two terms left here, A and T power 4. तो A and T power 4 से हम क्या बोलेंगे? 4 pi r square is the area and T power 4 is T power 4. This must be constant. Again 4 pi is also constant. So r square T power 4 is constant. So this formula you have to use and take the ratio. Radius power 1 square, radius power 2 square. Radius का ratio is inversely proportional to temperature. देखो यहाँ पर क्या लिखा है? R square is inversely proportional to what? Temperature power 4. ऐसे लिख सकते हैं हम लोग. तो inversely proportional to temperature मतलब T2 by T1 का whole power 4. अब मुझे बताओ, अपने क्वेश्चन में R2 R1 का रेशियो पूछा है, तो उसको उल्टा कर दो और स्क्वायर रूट ले लो दोनों तरफ, तो R2 R1 आएगा. तो R2 R1 इसको उल्टा किया तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा T1 T2 का होल का स्क्वायर. ये तुम्हारा आंसर आ गया. सो द ऑप्शन सी मैचेस हियर. लेट अस गो फॉर क्वेश्चन नंबर 13. A particle moves in a space along the path z is equal to ax cube plus by square. ये इक्वेशन दिया है in a such a way that dx by dt मतलब rate of change of displacement along x axis and rate of change of displacement along y axis both are equal to c. दोनों का वैल्यू सेम दिया है और कांस्टेंट है. इसका मतलब ये वेलोसिटी हो गया. दिस इज वेलोसिटी along x axis and this velocity along y axis. दोनों का वैल्यू c दिया है. यानी वेलोसिटी कांस्टेंट कौन से डायरेक्शन में? तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहां पर है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज गिवन along x axis and along y axis. ये मीनिंग दिया इस क्वेश्चन का. तो आप जानते हैं जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी को, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आएगा? 0 आएगा. यानी एक्सेलरेशन ऑफ x एंड एक्सेलरेशन ऑफ y कितना हो गया? 0 हो गया. यानी टोटल एक्सेलरेशन जो निकालना है, लास्ट सेंटेंस पढ़िए, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज, यानी हमें जो टोटल एक्सेलरेशन निकालना है, द टोटल एक्सेलरेशन इज ओनली ऑफ z एक्सिस. तो टोटल एक्सेलरेशन जो हमको निकालना है, इट इज ओनली ऑफ z एक्सिस. दैट इज क्वेश्चन हियर. क्योंकि x और y तो 0 हो गए, बिकॉज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गया, तो हमें सिर्फ z वाले एक्सिस में जो एक्सेलरेशन होगा वही तुम्हारा टोटल एक्सेलरेशन होगा, वो तुम्हें निकालना है. तो क्वेश्चन इज क्लियर. टेक d by dt. ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा, z y x मिक्स रहेंगे सब, इसको बोलते हैं हम लोग इम्प्लिसिट फॉर्म, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फॉर्म बोलते हैं. तो जब भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, यू डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड. टेक d by dt ऑन बोथ साइड. तो यहां पे बनेगा dz by dt इज इक्वल टू a टाइम्स व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब. x क्यूब का डेरिवेटिव कितना आएगा? 3x स्क्वायर. चेन रूल के हिसाब से इसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर टाइम्स dx by dt ये होना चाहिए चेन रूल के हिसाब से, फंक्शन ऑफ फंक्शन रूल के हिसाब से. एज वेल एज व्हाट अबाउट दिस साइड? दिस साइड ऑल्सो यू कैन से b टाइम्स, b इज द कांस्टेंट हियर, b टाइम्स व्हाट? y स्क्वायर. व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर अगेन? तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आ गया यहां पर? 2y टाइम्स dy by dt. ये है चेन रूल. ठीक है, तो चेन रूल लगा दिया आपने पहले. अब इसके बाद सब्स्टिट्यूट कर दो. dx by dt कितना दिया है? c दिया है ना. तो 3a कांस्टेंट है, ये भी c भी आएगा, c भी कांस्टेंट हो जाएगा. दिस c विल कम हियर. 3ac x स्क्वायर प्लस व्हाट अबाउट दिस 2b, और ये c आएगा यहां पर 2bc टाइम्स y. ऐसा आंसर आ गया. तो वी गॉट वेलोसिटी अलोंग z एक्सिस. dz by dt का मतलब क्या है? वेलोसिटी अलोंग z एक्सिस. dx by dt is what? Velocity along x axis, velocity along y axis. But anyhow we have to find acceleration here. So once again derivative to find. dv by dt बोलते हैं ना acceleration के लिए. तो acceleration along z axis निकाल लो, कितना आएगा? Once again you take derivative of this. This 3ac is constant, constant बाहर रहेगा, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा यहाँ पर? 2x dx by dt. ठीक है. अच्छा, व्हाट अबाउट दिस साइड? दिस आल्सो 2bc is constant,
व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ y हियर? dy by dt. az का वैल्यू आ गया 3ac इंटू ट्वाइस, मतलब 6ac, और इसका भी वैल्यू a होता है ना, तो c इधर आएगा, c स्क्वायर बन जाएगा टाइम्स x. एंड व्हाट अबाउट दिस? 2bc, and again the derivative of y is velocity along y axis, that is c given, so c square. This itself is your total acceleration because the acceleration is given only along z axis. Y axis and x axis का acceleration क्या था? 0 था. So the option A matches here. Question number 14 देखिए, इसमें ये कह रहे हैं कि the radius of the earth is 6400. वो देने की जरूरत भी नहीं थी, हमें पता होना चाहिए radius of the earth कितना होता है, 6400 होता है. और height of the antenna is given. मोबाइल का टावर होगा, उसका हाइट दिया, समझो उसका हाइट दिया 500 मीटर. जैसे ये टावर दिया, ये अर्थ दिया, दिस द अर्थ, ये टावर का सिग्नल, दिस टावर का जो सिग्नल है ये कितने दूर तक जा सकता है, इट विल गो एट व्हाट रेंज. जैसे कोई इंसान यहां पे खड़ा है, कोई इंसान यहां पे खड़ा है, तो क्या इस इंसान को इसका सिग्नल मिल सकता है? दैट डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ द टावर. अगर टावर का हाइट ज्यादा होगी तो मिलेगा, नहीं तो क्या होगा, समझो ऐसे मैंने अगर टेंजेंट ड्रॉ किया, शायद इसको मिले या ना मिले, लेकिन जो इंसान इसके बाद खड़ा रहेगा डेफिनेटली इसको नहीं मिलेगा, जो इंसान इसके अंदर खड़ा रहेगा डेफिनेटली उसको मिलेगा सिग्नल. तो दिस सिग्नल रेंज, कैन यू ड्रॉ टेंजेंट ऑन अर्थ सरफेस फ्रॉम द टॉप ऑफ द एंटीना. ठीक है, सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द रेंज, दिस इज द रेंज, यहां से यहां तक रेंज होगा, आर फॉर रेंज. फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर यू कैन से दिस इज द रेंज. This many persons will get the signal. Those who are standing here, definitely this person will get the signal. Those who are standing beyond this tangent, definitely he will not get the signal. Those who are at exactly border, we are not sure because there may be mountains, buildings, some other buildings. So we are not sure about this area, but definitely on the area which is surrounding the tower, close to the tower, by imaginary circle. You can imagine one circle here. अगर 3D में बात करें तो एक सर्कल आएगा यहाँ पर एक्चुअली, उस तरफ, इस तरफ, अर्थ के इस तरफ, अर्थ के उस तरफ, तो एक सर्कल आएगा. उस सर्कल के एरिया में, सर्कुलर होराइजन में सिग्नल मिलने का चांस रहेगा, वो हमें निकालना है इस क्वेश्चन में. एंटीना का हाइट दिया है, तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 2-3 बार आ चुका है एग्जाम में आज तक. देखो ये हाइट है ना, h फॉर हाइट है ना, तो ये जो रेंज का फॉर्मूला है 2RH, दिस इज द रेंज फॉर्मूला, या डिस्टेंस वी कैन से d. वी कैन राइट दिस वन एज डिस्टेंस आल्सो, बिकॉज r फॉर रेडियस है ना, तो डिस्टेंस लेंगे, d फॉर डिस्टेंस हियर. तो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है, डिस्टेंस मतलब फुट ऑफ द टावर से कितना दूर तक, फुट ऑफ द टावर से कितना दूर तक सिग्नल मिल सकता है, उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस. तो डिस्टेंस का फॉर्मूला इतना आ गया, इतना तक सिग्नल मिल सकता है, तो रूट ऑफ 2RH. r कितना 6400 किलोमीटर, और हाइट कितना दिया 500 मीटर्स. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो देखो यहाँ पर 500 का डबल कितना होता है, 500 का डबल 1000 होता है, 1000 में 3 जीरो आते हैं, 3 जीरो और ये 3 जीरो, 6 जीरो हो गए, तो 10 पावर 6 यहाँ पे आ गया, 64 यहाँ बच गया, और 2 जीरो यहाँ पर भी है, राइट. अब इसका आंसर निकल जाएगा, अब इसका आंसर निकल जाएगा. तो 80 टाइम्स 10 पावर 3, दैट इज 80 किलोमीटर. इफ दिस इज द टावर एंड इफ दिस इज द ग्राउंड, दिस इज द ग्राउंड, देन इसका सिग्नल जाएगा 80 किलोमीटर डिस्टेंस पे, इसके फुट ऑफ द टावर से 80 डिस्टेंस पे जाएगा. इट विल गो इन एवरी 3D डायरेक्शन 80 किलोमीटर्स. उतने अड्डे में, इन दैट रीजन वी कैन गेट द सिग्नल. सो द ऑप्शन मैचेस विथ C. 14 का C ऑप्शन आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 15 आप देख सकते हैं, एक्सेलरेशन दिया हुआ है मूविंग बोट का, और उसकी इंजन बंद हो चुकी है, कट ऑफ, इंजन इज कट ऑफ, इंजन बंद हो चुकी है. तब इंजन जब बंद हो जाती है तो सिर्फ पानी के भरोसे जीना पड़ता है. तो पानी ने उसको क्या किया, रिटार्ड किया है, -kVq. बिकॉज ऑफ द स्ट्रीम फ्लो इट स्टार्ट्स रिटार्डिंग नाउ. अब जैसी बोट बहुत फास्ट जा रहा था, समझो इनिशियली बोट का स्पीड दिया है V0, मतलब फास्ट था समझो उस टाइम में. अब बाद में क्या हुआ, जैसे ही इंजन कट ऑफ हो गया तो क्या हो गया, स्पीड स्टार्ट डिक्रीजिंग बिकॉज एक्सेलरेशन इज नेगेटिव नाउ. सामने से आ रहा है पानी,
सामने से पानी ने उसको धक्का मारना शुरू कर दिया, पानी की वजह से क्या हो गया, उसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो फाइनल स्पीड आपको निकालना है आफ्टर टाइम टी के बाद उसकी स्पीड क्या होगी ये निकालना है आपको, ठीक है। अगर इनिशियल स्पीड v नॉट है तो भविष्य में इन फ्यूचर इन आफ्टर सम टाइम t ये निकालना है अपने को। a के बदले क्या आ गया, dv बाय dt, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, इज इक्वल टू माइनस के वी क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। अब यहां पर वेरिएबल सेपरेबल टेक्निक लगाना है। देयर आर टू वेरिएबल्स हियर, वेलोसिटी इज वेरिंग एंड t इज आल्सो वेरिंग। dv एक तरफ आ गया, v क्यूब एक तरफ आ गया, v क्यूब को इस तरफ ले लेंगे हम लोग, और माइनस k टाइम्स dt एक तरफ आ गया। k is constant here, with this constant you can keep anywhere, this minus you can keep anywhere, but one variable is time here that we have taken other side. Now you tell me in this equation, if you integrate this, what will be the answer? So after integration, v power minus 3 लिख सकते हैं इसको हम लोग ऊपर लेके, we can write like this is equal to what, right hand side is what given, minus k times dt we can write here. Now you take the limits here from v naught, because starting speed कितना था, v naught था, तो v naught से एक नए वेलोसिटी पे जाएगा, नई स्पीड पे जाएगा v, whereas in this case it starts from 0 time and finishes at t time. These are the limits. So apply this formula for x power n here. x power n का फॉर्मूला क्या होता है, x power n plus 1 by n plus 1, तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पर, v पावर माइनस 2, n कितना है माइनस थ्री प्लस 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय अगेन माइनस 2 here, and the limits will go from v naught to v, and right hand side में क्या मिलेगा, माइनस k times upper limit t, lower limit also 0, तो t minus 0 that is t will come. What about this side, माइनस 1 by 2 बाहर लिया हमने, कांस्टेंट है, और अपर लिमिट लगाओ यहाँ पर, अपर लिमिट लगाए तो वही आ गया 1 by v स्क्वायर आ गया, और लोअर लिमिट तो कितना आ गया, माइनस 1 by लोअर लिमिट इफ यू सब्स्टिट्यूट हियर विल गेट v नॉट स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस के टी। ऐसा आया यहां तक। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 कांस्टेंट को उधर ले लेंगे हम लोग, तो 1 by v स्क्वायर माइनस 1 by v नॉट स्क्वायर कितना आ गया, 2 kt आ गया। दिस v इज अननोन टू अस, सो दिस यू कीप वन साइड, रिमेनिंग थिंग्स अदर साइड, तो दैट विल बी योर आंसर, 1 by v नॉट स्क्वायर प्लस 2 kt. So if you take the LCM of this, what will get here, 1 plus 2 kt v naught square divided by v naught square. Now you take reciprocal of this and this, because we want v here, so take reciprocal on both sides and take the square root also, v square और यहाँ पे v naught square by 1 plus 2 kt v naught square. अब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, हट जाएगा, ये स्क्वायर हट जाएगा, इसका रूट लेना पड़ेगा पूरे का, दैट इज योर आंसर। डी ऑप्शन इज द राइट वन। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं वहां पर। इस ग्राफ में आपको कुछ एरिया नजर आ रहा है, जो एरिया ऊपर का नजर आएगा उसको पॉजिटिव एरिया बोलते हैं, जो एरिया नीचे नजर आता है उसको नेगेटिव एरिया बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट लगाना है। और आपको पता है ग्राफ का एरिया क्या दिखाएगा, द डायमेंशन ऑफ ग्राफ एरिया, एनी, रिमेंबर दिस इज नॉट ट्रू फॉर दिस ग्राफ, एनी क्वेश्चन इन द एग्जाम इज x का डायमेंशन और y का डायमेंशन को मल्टीप्लाई करना है। x एक्सिस में क्या डायमेंशन है, डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन बोल सकते हैं हम। तो डिस्प्लेसमेंट जो दिया है वो x एक्सिस में दिया है, तो दिस विल बी इन मीटर्स, एंड दिस इज व्हाट, y एक्सिस में क्या दिया है, y एक्सिस में न्यूटन दिया है, न्यूटन है ना, तो न्यूटन यहां पे आ गया। तो अपने क्वेश्चन में न्यूटन इंटू मीटर क्या बनेगा, एनर्जी मिलेगा। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट गिव्स यू एनर्जी, या वर्क डन भी बोल सकते हैं हम लोग, एनर्जी वर्क डन, ये दोनों यूनिट्स याद कर लो सब लोग। एवर यू टॉक अबाउट एरिया ऑफ विच ग्राफ, एफ एक्स ग्राफ, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ या फोर्स पोजीशन ग्राफ का एरिया क्या दिखाएगा, एदर एनर्जी और वर्क, ठीक है। इन आवर क्वेश्चन फ्रॉम x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 5, प्लीज नोट डाउन दैट ऑप्शन 4 दिया है वो गलत है, इट्स एक्चुअली ऑप्शन 2। हम देखते हैं कैसे आता। अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन द एरिया सपोज टू बी टेकन फ्रॉम वेयर टू वेयर, 1 to 5। सो 1 to 5 का पोजीशन चेंज होगा, तो एरिया कैसे निकालेंगे इसका,
एरिया निकालना सबको आता, ये हो गया रेक्टेंगल, ये हो गया रेक्टेंगल, ये हो गया रेक्टेंगल, ये हो गया ट्राइंगल। ये रेक्टेंगल नीचे में है तो नेगेटिव एरिया आएगा, बाकी दोनों एरिया, ये वाला एरिया A1 लिया समझो हमने, ये एरिया A2 लिया, ये एरिया हमने A3 लिया, और ये एरिया हमने A4 लिया। एरिया A1 A2 माइनस A3 करना है, इसका नेगेटिव एरिया मानना है, और A4, ये हमारा आंसर आ गया। दिस विल बी द वर्क डन, means work is nothing but area, what we calculate for area of FS graph. So area 1 is how much here? Rectangle area 10 into 1, 10 into 1 आ गया। A2 कितना है देखो, ये अगेन 1 into 5, right? A3 कितना है? 5 into 1, right? ये भी कितना है? हाफ बेस into height, base into height, half base into height. Height is how much? This height is same as this height, 10 meters. So we got the answer here, 10 plus 5 minus 5 plus 5. So our answer is 15 joules. So according to our answer, the option should be 2, second option. But in that test, it was done mistake. It was given fourth option. 0 to 5 you take, you will get additional area, and therefore they got 20 joules. Fourth option they did, but actually it was wrong. According to this data given, the answer will be 15 joules. Question number 17 में हमें 3 कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज दिए गए, उसमें से एक सीरीज K का है और दूसरा सीरीज L का है। K सीरीज के जो एक्सरे हैं उसमें K अल्फा और K बीटा दिया है, और L सीरीज का L अल्फा दिया है। ये तीनों वेवलेंथ किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के निकले। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ K सीरीज? कॉन्सेप्ट क्या है यहां पर, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे कैसे आता है? तो देखिए, अगर हैवी एलिमेंट लेते हैं हम लोग, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यू कैन सी हियर 1 2 3, फॉर दैट द नेम इज गिवन K शेल, L शेल, M शेल। हैवी एलिमेंट में जो एनर्जी गैप होता है वो तो बहुत बड़ा होना चाहिए। तो हैवी एलिमेंट में जब इलेक्ट्रॉन गिरता है, कहीं से भी गिरेगा और K पे गिरेगा, any electron which de-excites from any other shell higher orbit to the lowest orbit is n is 1। जो भी इलेक्ट्रॉन K शेल की वैकेंसी को फिल करेगा उसको हम बोलते हैं K सीरीज एक्सरेज। जो इलेक्ट्रॉन L शेल की वैकेंसी को फिल करेगा उसको हम बोलेंगे L सीरीज एक्सरेज। देखो, जो नाम दिया है वो लास्ट स्टॉप होना चाहिए। K शेल का मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन K शेल पे गिरेगा तो उससे जो निकलने वाली एनर्जी होगी उसको हम बोलेंगे K शेल एक्सरेज और एक्सरे फोटॉन्स और K अल्फा, K बीटा, वॉट एवर इट कैन बी। जो इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से L शेल पे गिरेगा उसे हम बोलेंगे L सीरीज एक्सरेज। L सीरीज में भी L अल्फा, L बीटा ऐसे हो सकते हैं, लेकिन हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। हमें सिर्फ 3 दिए यहाँ पर, K अल्फा, K बीटा और L अल्फा, हमें ये 3 दिए। तो K अल्फा का मीनिंग क्या हुआ? K पे गिरना चाहिए। K पे गिरेंगे, लेकिन कैसे गिरेंगे? नजदीक से गिरेंगे तो अल्फा बोलेंगे, थोड़ा दूर से गिरेंगे तो बीटा बोलेंगे। तो मुझे बताओ K अल्फा का मीनिंग क्या हुआ? When the electron de-excites from second orbit to first orbit, इसका मीनिंग क्या हुआ? सेकेंड से फर्स्ट की तरफ जाएगा उसको हम K अल्फा बोलेंगे, थर्ड से फर्स्ट की तरफ जाएगा उसको हम K बीटा बोलेंगे। द नेक्स्ट नियरेस्ट विल बी 3 से 1 गिरा, इफ द इलेक्ट्रॉन de-excites from 3 to 1, then this is called as K beta. When the electron de-excites, the energy comes out. According to Bohr's third postulate, de-excitation will release the energy in the form of single packet of photon, that is X-ray photon here, and that is wavelength of K alpha. K alpha will come here. So lambda of K alpha is the wavelength which of the photon which is emitted while going from 2 to 1. अच्छा बताओ यहाँ पर क्या आएगा? 3 से 1 आएगा तो lambda of K beta. This is the one of the wavelength of the photon which will come out while going from 3 to 1. 3 to 2 का मतलब क्या हुआ? लास्ट स्टॉप क्या हुआ? लास्ट स्टॉप 2 हुआ। 2 हुआ लास्ट स्टॉप मतलब L सीरीज। L सीरीज का सबसे पहला वेवलेंथ lambda of L अल्फा। एनर्जी का फॉर्मूला होता है hc by lambda, राइट? ये फॉर्मूला हम 3 बार यूज करेंगे। अगर हमें 3 से 1 जाना है, E3 से E1 जाना है, तो फॉर्मूला क्या आएगा?
E3 से E1 में फॉर्मूला आएगा, E3 से E2 जाओ और E2 से E1 जाओ. This is the way you have to go. E3 minus E1 is to go from 3 to 1, that is lambda of k beta. So we can write Hc by lambda of k beta is equal to what? Hc by lambda of k. 3 से 2 देखो, 3 से 2 जाएंगे तो क्या आएगा? लैम्डा ऑफ L अल्फा. और 2 से 1 जाएंगे तो क्या आएगा? Hc by lambda of k अल्फा. ऐसा लिख सकते हैं हम लोग. So now you can simplify this, you will get the answer. Question number 18 में रेजिस्टेंस दिया है 6 ohms, 6 kilo ohms. 6 kilo ohm is the base value and this 0.3 kilo ohm is the error in measurement of this resistance. मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू 6.3 हो जाएगा या सबसे छोटा वैल्यू इसका 6 में से 0.3 गया तो 5.7 आ सकता है. This resistance in the range of 5.7 kilo ohms to 6.3 kilo ohms. This resistance in the range of 10.2 highest to the lowest 9.8 kilo ohms. So in this way there is a variation in the resistance given in the question. पैरेलल कॉम्बिनेशन सबको पता है क्या फॉर्मूला है? R1 R2 by R1 plus R2. एरर वैल्यू कितना कितना है बताएंगे. जैसे डेल्टा R1 दिया तो डेल्टा R1 कितना हो गया है? कितना मिस्टेक कर रहा है ये? 0.3 किलो ओम्स का मिस्टेक कर रहा है. 0.3 किलो ओम्स का मिस्टेक कर रहा है. डेल्टा R2 this is doing the mistake of 0.2 kilo ohms. 1 by R equivalent is equal to 1 by R1 plus 1 by R2. इसमें लगा देंगे फॉर्मूला तो क्या बनेगा? एक डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स. You know very well d of 1 by x. d of derivative of 1 by x will be minus 1 by x square times dx. ये आपको पता होना चाहिए. डिफरेंशिएशन का पार्ट है. एक्चुअली d by dx होता है यहाँ पर और dx हमने यहाँ ले लिया. So this formula will apply. Sometimes the question may come to calculate percentage error in measurement of object distance u or image distance v. So this formula we will apply for differentiating here also as well as the question of mirror formula or lens formula. Okay, now come back to this. If you take differential on both sides, this will become what now? Minus 1 by R equivalent square times dr equivalent. ऐसा लिख सकते हैं. Similarly, here also you can apply this formula. Treating R1 as x, we can apply this formula here also. Minus 1 by R1 square times dr1. Again, here also you can apply this formula. Minus 1 by R2 square times dr2. Now you can see here, everywhere minus is common here. We can cancel out. You can write this one as dr equivalent by R equivalent. Now you can see here, there is square written here. We will separate out this square term and write separately here R equivalent, and here also you can do the same thing. 1 by R1, we will take one of the R1 common and we can write this one as dr1 by R1. Here also you can write like this, 1 by R2 times dr2 by R2. ऐसा लिख सकते हैं हम लोग. Why I written like this? Because I know very well this is called as percentage error. This is called as percentage error if you multiply both sides by 100. Multiply by 100. After multiplying by 100, we will get like this, R equivalent percentage. This part will become percentage error divided by R equivalent. And this side will get percentage error of R1. If you multiply here with 100, this part will become percentage error of R1 divided by R1. Similarly, here also will get percentage error of R2 divided by R2. So finally, what is the answer you got here? So if you solve this, you will get R equivalent percentage. Formula becomes R1 percentage by R1 plus R2 percentage by R2 and whole times R equivalent. Better you remember this formula without wasting much time in doing these things, and you can straightaway start from here. So for parallel combination, remember this formula. Rp percentage is equal to Rp times R1 percentage by R1 plus R2 percentage by R2. इस फॉर्मूले को घर से पढ़ के जाइए, इससे आपका टाइम बचेगा. डायरेक्टली यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला इन द एग्जाम. R1 परसेंटेज हमने कितना निकला था?
डी आर वन या डेल्टा आर वन बाई आर वन इंटू 100, 0.3 बाई 6 इंटू 100, 30 by 6, that is 5%. What about R2 percentage? 0.2 by 10, 0.2 किलो ohms, 10 किलो ohms में इतना मिस्टेक हुआ था, 0.2 किलो ohms by 10 into 100, 20% by 10, that is 2%. So once you got percentage at this place and we know the actual value of this R1, R2, then we can find the परसेंटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन. अच्छा, आरपी का वैल्यू भी हमने अलग से निकाल लिया था, 10 इंटू 6, 10 इंटू 6 बाय 10 प्लस 6, वो 60 बाय 16, दैट इज 4 से कैंसिल होगा, 15 बाय 4 किलो ओम्स. ये हमको आंसर आया था. इन सबको यूज करेंगे, इस डाटा को यूज करेंगे यहाँ पर एंड विल गेट द आंसर फ्रॉम हियर. तो आरपी परसेंटेज कितना आएगा यहाँ से? आरपी वैल्यू वी गॉट हाउ मच हियर? 15 by 4 kilo ohms times R1 percentage we got from here 5% by R1 का वैल्यू कितना आया था? R1 का वैल्यू 6 दिया था, R1 का वैल्यू 6 दिया था, तो 6 किलो ohms will cancel out here, and R2 percentage we got 2% here divided by R2 का वैल्यू कितना था? 10 किलो ohms था. RP percentage how much you got from here? 15 by 4 times 5 by 6 plus 1 by 5. 25 plus 6, 31 by 6 5 are 30. 15 2s are 30, 2 4s are 8. So 31 by 8% we got. 3.875% we got. RP is the parallel combination percentage error we got, this one. This supposed to be your answer, but the problem is in our question the options are not given there. There is a conceptual mistake done. In most of the books it is written wrongly. You have to follow this method always. This is the formula you have to remember. कैपेसिटर में अगर हमने एक स्लैब डाल दिया पार्शियली फिल्ड, इट इज नॉट कंप्लीटली फिल्ड. एक पार्शियली फिल्ड मतलब जैसे यहां पर आप देख सकते हो डायग्राम में वहां पे दिया हुआ है. द स्लैब इज ब्रॉट, इफ दिस स्लैब, इसको स्लैब बोलते हैं, ये डायलेक्ट्रिक पार्ट है, ये डब्बा है, इस डब्बे को इसके अंदर पैक करना है, ये प्लेट्स के बीच में इसको डालेंगे विदाउट एनी एयर स्पेस. इसमें कोई एयर स्पेस नहीं होगा, सीधा ये अंदर जाएगा. इफ द स्लैब इज ब्रॉट इनसाइड द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद स्पीड v, v के स्पीड से जाएगा ये, this will move with v speed. Then your question is find dc by dt as function of v. इसका मीनिंग क्या हुआ? आपको रिलेशन निकालना है dc by dt और v के टर्म्स में, and then you have to see the graph from that function and you have to find out the graph which is the correct one. At some instant this is the x position where this slab is entered inside. मतलब स्लैब तो बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन स्लैब का कुछ पोर्शन अभी सम इंस्टेंट में एट टाइम t, तो मान लेते हैं कि ये x होगा, तो x होगा तो फिर ये टोटल लेंथ कितना है? इसका टोटल लेंथ कितना दिया? टोटल लेंथ इसका l दिया, तो हमने फ्रैक्शन ऑफ लेंथ लिया x आउट ऑफ l. पूरा स्लैब अभी अंदर नहीं घुसा है, तो v के स्पीड से एंट्री मारेगा तो इसकी स्पीड से क्या होगा? डिस्टेंस अंदर आएगा, x की वैल्यू बढ़ती जाएगी, and one fine day will come when x becomes equal to l. x is varying from 0 to l. This x goes on changing, but at some instant we will take x part. तो ऐसे केस में मुझे बताओ, हमारे पास दो कैपेसिटर बनेंगे, एक कंप्लीटली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक और एक होगा जो एम्प्टी कैपेसिटर होगा. दिस पार्ट इज एम्प्टी, एम्प्टी मतलब एयर कैपेसिटर बोल सकते हैं इसको हम लोग. दिस पार्ट इज filled with dielectric K. Assume that this K is constant because this dielectric is uniformly made. This is the upper plate, this one plate, और ये जो प्लेट दिख रहा है आपको, this plate is this one plate. तो ये जो प्लेट है उसके बीच में भी गैप कितना आ गया? डिस्टेंस सेम रहेगा. We will assume that this distance is d और इसका लेंथ l है, इसका ब्रेथ b दिया, शायद देख लेंगे क्वेश्चन में, ब्रेथ b होगा. This area will become xb. This is x and this is b. x into b will be the area. What about this area? अक्खा l में से x उसके पास है, तो इसके पास कितना बचेगा?
L माइनस एक्स बचेगा और ब्रेथ तो वही रहेगा b। तो एरियाज आ गए, हमें डिस्टेंस मालूम है, डिस्टेंस दोनों का सेम रहेगा, डिस्टेंस विल बी d हियर बिटवीन द प्लेट्स। तो हमें एरिया आ गया, डिस्टेंस आ गया और k मालूम हो गया, इसका k होगा, इसका k कितना होता है, इसका k 1 होता है, बिकॉज एयर है ना, एयर के लिए k 1 लेते हैं। यहां से अगर हमने कनेक्शन दिया इसको तो ये दोनों कनेक्शन एक ही वोल्टेज के रहेंगे, वोल्टेज एक ही रहेगा, ये दोनों का वोल्टेज डिफरेंस सेम रहेगा, और जब भी वोल्टेज डिफरेंस सेम होता है इसको हम पैरेलल बोलते हैं। सो दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन विथ द टू डिफरेंट कैपेसिटेंस C1 एंड C2। तो C इक्विवेलेंट कितना आ गया, C इक्विवेलेंट भी C1 प्लस C2 आएगा। C1 इज हाउ मच, C1 इज दिस वन, K टाइम्स एप्सिलॉन एरिया, एरिया हाउ मच गिवन, x इंटू बी बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना दिया, यहां से डिस्टेंस तो सेम रहेगा सबके लिए, डिस्टेंस इज d। और दूसरा कॉम्बिनेशन में ये आ गया C2 इज हाउ मच, K इज 1 ईयर, मतलब नहीं लिखे तो भी चलेगा, 1 एप्सिलॉन टाइम्स एरिया कितना आ जाएगा इसका, L माइनस एक्स बी बाई डी, ऐसा आ गया। सो दिस इज द इंस्टेंटेनियस कैपेसिटेंस वी कैन से, बिकॉज दिस वैल्यू गोज ऑन चेंजिंग बिकॉज ऑफ द चेंज इन द वैल्यू ऑफ x, x varies, so C will vary, so total capacitance will vary. So if you take as a function of time and differentiate this epsilon b by d, we can take common here, derivative of, we are having x k, and here we are having L minus x, c by dt is how much we got from here, dc by dt is epsilon b by d, ये सब वेस्ट है, हमारे लिए कांस्टेंट ले सकते हैं इसको हम। एंड व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस पार्ट, डेरिवेटिव ऑफ दिस पार्ट विल बी हाउ मच, k टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ x, बट x का डेरिवेटिव क्या होता है, वेलोसिटी होना चाहिए, तो kv आ जाएगा, और l का डेरिवेटिव कितना होता है 0, x का डेरिवेटिव वापस v आ गया। तो फाइनली वी गॉट द आंसर एप्सिलॉन b बाय d एंड k माइनस 1 वी कैन टेक कॉमन हियर टाइम्स v, ऐसा आ गया। तो आपको ये ग्राफ कैसा नजर आ रहा है, dc by dt is how much we got, some constant epsilon b k minus 1 by d, ये constant है, times v, तो this is constant। so you got the graph, if this is on y axis, and this is on x axis, so y is equal to some constant times x, that is y is equal to mx, so we got y is equal to mx, ये ग्राफ आया हमें। तो y is equal to mx का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा देख लीजिए वहां पर। फॉर क्वेश्चन नंबर 19 यू कैन सी देयर आर टू स्ट्रेट लाइंस B and C ऑप्शन गिवन, बट इन आवर क्वेश्चन द आंसर सपोज टू बी y is equal to mx passing from origin and with positive slope, so the best option will be option B. Option B is the right answer for this question. You can see question number 20 from here. In the question it is given that there is a circular loop of radius r. So even if you draw the loop of radius r also, no need to bother about the shape of the path followed here, because as we know current element acts as a vector quantity when you talk about the magnetic force। जब भी हम magnetic force की बात करते हैं तो current element जो लेंगे हम वो shortest path लेंगे हम लोग from the starting point to ending point। तो इतना दूर से current जब जा रहे हैं we will take the chord of the circle here, and this chord of the circle will act as a current element on which the magnetic force will act। This green color can you see here, this is the shortest path we can have if the current goes in this way, that chord of the circle will act as a current element here for magnetic field B and for current capital I। then what will be the answer to calculate the force, वेक्टर फॉर्म में हम फोर्स का फॉर्मूला ऐसे लिखते हैं, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला IL cross B, magnetic field is given normal to the plane of paper, so this magnetic field is normal to the plane of this board, and this green color vector can you see here, that is vector IL। so current element vector is a chord of circle, and this chord will be how much, what will be its length। तो इसका लेंथ कैसे निकालेंगे, as we know this is a triangle given, this triangle of 90 degree given, so this is radius r, this is radius r, so this will become how much, Pythagoras theorem 1:1 ratio is there, so this will be root 2 times current element is root 2r times I here, in scalar form it will become Bill sin theta, here L becomes L effective we can say, and L effective we got is root 2r, so our answer becomes Pi root 2r, and sin theta here is sin 90, because this green vector is in the plane of paper
and magnetic field is normal to the plane of paper, so they makes right angle, so sin 90 becomes 1 here. So this is the magnetic force we got. So you can see here this answer matches with the option C. It's very easy question. Number 21 is asked so many times in different tests. Even for medical exam also they ask this question. You can see this question, very important question as far as I know. We are having two blocks 4 kg and 10 kg and both are lying on smooth horizontal surface. That means no friction, no effect of gravity here because it is moving in horizontal plane. Now the impulse is given to the heavier block. Which is the heavier among this? This is the heavier. You can see this by green color I have drawn here, impulse. This impulse मतलब क्या, झटका दिया इसको, अचानक से इसका स्पीड बढ़ाया, इसका स्पीड 0 था, this was at rest, this was suddenly moved with a speed of 14 meters per second. अचानक से इसकी स्पीड 14 मीटर पर सेकेंड शुरू हो गई. इंपल्स देना मतलब उन्होंने सिर्फ इतना ही बताया है कि it has to start, somebody has to start it to move and without wasting much time started immediately and the speed is given 14 meter per second. Now your aim is to find velocity of center of mass. अब velocity of center of mass निकालना बहुत आसान है. center of mass कहीं बीच में होगा, एकदम बीच में तो नहीं होगा, 10 के नजदीक होगा and the whole system starts moving that side because any one of the particle also moves, means the whole system starts moving that side. तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी इस क्वेश्चन में कहाँ होना चाहिए? लेफ्ट साइड होना चाहिए माइनस आई कैप में, लेकिन डायरेक्शन नहीं पूछा है, ओनली मैग्नीट्यूड पूछा है. तो वी कैन फाइंड आउट दिस VCOM M1 V1 सिग्मा बाय MI VI सिग्मा बाय सिग्मा ऑफ MI. इन शॉर्ट वी कैन राइट दिस फॉर्मूला. दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. मतलब अपने पास है कितने पार्टिकल है? 2 पार्टिकल. वी आर हैविंग 2 पार्टिकल्स, सो M1 V1 प्लस, बहुत आसानी से आ जाएगा इसका आंसर. M1 if you take 10 into V1, 10 into 14, and this mass is there but there is no speed for this. This is at rest. At that instant it was at rest. 4 into 0 for this, 4 into 0 divided by M1 plus M2. So the answer will come how much here? 10 into 14 by 14. 14 will get cancelled out. 10 meters per second. तो 10 मीटर पर सेकेंड से सेंटर ऑफ मास जा रहा है, उसमें से एक पार्टिकल रेस्ट में है और दूसरा पार्टिकल 14 की स्पीड से जा रहा है, लेकिन सेंटर ऑफ मास जा रहा है 10 की स्पीड से. अच्छा, इसमें अगर कुछ हाई लेवल पूछना हो तो क्या पूछ सकते हैं एग्जाम में फ्यूचर में? द स्प्रिंग इज मैक्सिमम कॉम्प्रेस्ड. व्हेन देयर इज अ मैक्सिमम कॉम्प्रेशन ऑफ स्प्रिंग, इन दैट केस बोथ विल मूव विद अ कॉमन स्पीड एंड दैट कॉमन स्पीड विल बी सेम एज सेंटर ऑफ मास स्पीड. दिस 10 मीटर पर सेकेंड विल बी द स्पीड इन फ्यूचर. व्हेन दिस विल स्टार्ट एक्सेलरेटिंग, दिस विल स्टार्ट डिसेलरेटिंग. इसका स्पीड 0 से 10 तक बढ़ेगा, इसका स्पीड 0 से 10 तक बढ़ सकता है फ्यूचर में, और इसका स्पीड 14 से 10 गिर सकता है. और ये सिचुएशन कब आएगा कि दोनों का स्पीड सेम होगा? बोथ विल हैव द सेम स्पीड व्हेन द स्प्रिंग इज अंडर मैक्सिमम कॉम्प्रेशन. तो ये एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में, बियॉन्ड दिस, आफ्टर दिस. तो ये तो एक छोटा क्वेश्चन हो गया. सो वी गॉट द आंसर हियर 10, and for this 10 the exactly answer will be 2n is equal to 10, so n is equal to 5. Question number 22. दो वायर दिए हैं, 2 wires are made of 2 different materials and their specific resistance are in the ratio 2:3. तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस 2:3 दिया है, मतलब रेजिस्टिविटी का रेशियो 2:3 दिया है. This is the first part given. Length ratio is also given, is 3:4. Area ratio is given 4:5. So like this we got 3 data here, and you can see here rho, L and A. Even this can be done by the 10th class students also. They know the formula for resistance. So resistance का formula क्या होता है? Rho L by A होता है, where rho is the resistivity, length and area of cross section. जैसे ये पेन है, इस पेन का लेंथ मालूम होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया विल बी गिवन इन द क्वेश्चन. सो इन दिस क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, दिस इज, यू कैन डायरेक्टली यूज दिस फॉर्मूला, टेक द रेशियो, दिस टू आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. सो रेजिस्टेंस रेशियो निकालेंगे हम लोग, इज A by B रेशियो, एंड दिस रेजिस्टेंस रेशियो हाउ मच यू विल गेट फ्रॉम हियर? दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सो इट विल बी rho 1 by rho 2. दिस इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ, सो L1 by L2. And this is inversely proportional, so 1 by 2 means 2 by 1 will come here. So A2 by A1 will come here.
A by B ratio means resistance ratio you got. Rho 1, rho 2 you got from here 2 by 3. L1, L2 you got 3 by 4. A2, A1. A2, A1 is 5 by 4. So finally what is the answer you got here? A3 कैंसिल हो गया, एक 2 कैंसिल हो गया, एक 2 कैंसिल होने के बाद यहाँ ऊपर 5 बचेगा, नीचे 2 था, रूट 8, तो 5:8 रेशियो आ गया हमें A by B का वैल्यू। अब क्वेश्चन में पूछा है A plus B का वैल्यू क्या होगा, तो A plus B का वैल्यू आराम से निकाल देंगे यहाँ पर। A is 5 and B is 8, so the number will become 13 here. Question number 23 here, we have to find RMS value, and to get RMS value we have to use the basic fundamental method. Don't always follow the same formula IRMS, VRMS is equal to I naught by root 2 या V naught by root 2. That formula is only true for sinusoidal waves. Remember my dear students, आप लोग रट्टा मार लेते हैं कि ये साइनोसॉइडल वेव दिख रहा है आपको, अपने बोर्ड के सिलेबस में ऐसा दिया है साइनोसॉइडल वेव, और इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो इसकी जो पीक वैल्यू होती है V नॉट, तो हमारा RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज पूछा तो हो जाएगा V नॉट बाई रूट 2. If it is sine function or cos function, then the RMS value is peak value by root 2. But in our question now, it is not sinusoidal. You can see there, this is not sine function like that. That is waveform of triangular wave. That is triangular waveform. So for triangular waveform, we have to derive from basics. And the RMS value means what? RMS value is root of mean of squares. Voltage versus time graph is given to us, and it starts from 0, 0. Find this graph is symmetry, 0 to 1 second, 1 second to 2 second. This much part if you take, this graph is symmetry. Here again we have two parts. So this is having a periodic function, and for every one cycle, the time period is 2 seconds. Then the time period is how much? 0 to 2 seconds. तो हमें 2 seconds का time period दिया है, तो अब उसमें भी दो फंक्शन आ गए, एक स्ट्रेट लाइन फंक्शन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन एंड अनदर स्ट्रेट लाइन फंक्शन व्हिच इज हैविंग y इंटरसेप्ट. इफ यू एक्सटेंड this straight line is having y intercept here, so we are having two equations of straight line here. From there we have to obtain the function first, voltage function of time, and from there we have to take the square of that function and take the average value of the function and then take the square root of the function. VRMS का square का definition ये होता है, the square of the VRMS means you take the square of the voltage function and take the average value. Average value कैसे निकालते हैं? dt ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई करना है तो average value निकलता है. Average value over the time, so you have to multiply dt here. If it is average value over the distance, we will write dx here. Okay, so this is the definition of RMS value. And again, if you take the square that side, it becomes square root of this, then it becomes root of mean of squares. तो हमें ये फॉर्मूला लगाना है, बेसिक फॉर्मूले से करना है. तो हम एक काम करते हैं, पहले टाइम इंटरवल लेते हैं 0 to 1 सेकेंड. 0 to 1 सेकेंड में देखिए फंक्शन कैसा दिया है. The function, how the function is given here. The voltage is a function of t. You can see this is y-axis and this is x-axis, time is x-axis, and this is a straight line passing from origin. So straight line passing from origin means what? Y is equal to mx. So this function is y is equal to mx. Straight line, what is y here? Y is voltage axis. Slope is what here? What is slope here? y2 minus y1 by x2 minus x1. So y2 minus y1 कितना है? देखो यहाँ पर 2 volts दिया है. This is 2 volts given. So y2 minus y1, 2 minus 0 by 1 minus 0. So this is the slope we got here. And x-axis is given time here. V is equal to 2t. इस फंक्शन को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे and we will get the RMS value of this function. The RMS value will be integration of v square dt. v you go 2t, 2t का whole square dt, ऐसा आ गया, and whole divided by dt. v RMS square is this definition. So in this 4 will come out, t square के बदले t cube by 3 आ गया इंटीग्रेशन करने के बाद, और नीचे में t आ गया. लिमिट जाएगा 0 से 1, लिमिट जाएगा 0 से 1. So the answer will be how much here? 4 by 3, 1 cube minus 0 cube. और यहाँ पे नीचे में 1 minus 0.
So final answer is 4 by 3 we got here. So this is the RMS value we got for the first part. If you go for this part is symmetry. You can see here. Here 0 to 1 if you take, and from 1 to 2 you can take the same peak value 2 volts. The slope is again minus 2 here. The slope is 2 here. The slope is minus 2 here. So graph is symmetry here. So the same RMS you will get for the next part also, next half cycle also. This is the first half cycle we got. For the first half cycle we got this answer. For the next half cycle, that is this part, for the next half cycle also we'll get the same value. VRMS square is 4 by 3. Why you'll get same value? Because the graph is symmetry here. If it is not symmetry, then you have to take this equation of straight line and again you have to derive in the same manner just what we did now. So it will be the lengthy process then for you. But anyhow, we are very lucky here that we got the same symmetry graph here. The slopes are equal here, the angles are same here. So the graph is symmetry, and when the graph is symmetry, we can say that whatever the RMS value we got for the first half cycle will be same as for the next half cycle also. So you can see here this and this will be same. So ultimately the RMS value of voltage is root of 4 by 3, and in our question that is given root of P by Q. तो इसको P by Q नाम दे देंगे हम लोग. तो अभी हमें पूछा क्या क्वेश्चन में, एक बार देख लेंगे वहां पे क्वेश्चन में. P plus Q will be how much? That is 4 plus 3, that is 7. This is our answer. 7 is our answer. Go for question number 24 now. क्वेश्चन नंबर 24 में मीटर ब्रिज दिया है, वायर दिया जाता है. दिस वायर इज यूनिफॉर्म वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन मेड ऑफ सेम मटेरियल. इस वायर की प्रॉपर्टी ये होती है कि इसमें रेजिस्टेंस सब जगह सेम रहना चाहिए. दैट इज रेजिस्टेंस ग्रेडियंट रिमेन्स कांस्टेंट. रिमेंबर दैट. दैट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ दिस वायर, मीटर ब्रिज वायर. What about this one? This is called as left gap. This is called as right gap. The right gap, the resistance given is X ohms. We are taking different values of resistance at left gap and performing the experiment. Let us see what is written in the question. In a meter bridge experiment, R1 and R2 are connected in left gap separately. हमें separately connect करना है. Separately R1 is connected. Balancing length is 40 centimeter. इसका बैलेंसिंग लेंथ 40 सेंटीमीटर आ रहा है. यहां से गैल्वेमीटर कनेक्ट करते हैं हम लोग, एंड इट विल बी कनेक्टेड टू समवेयर एट दिस ऑन दिस वायर. एक जॉकी रहेगा. दिस जॉकी इज गोइंग टू स्लाइड ओवर दिस वायर. दिस इज जॉकी एंड दिस इज गोइंग टू स्लाइड ओवर दिस वायर, एंड समवेयर वन पॉइंट विल कम हियर. ऑन समवेयर ऑन द वायर वन पॉइंट विल कम, एंड एट दैट पॉइंट विल फाइंड द बैलेंसिंग लेंथ. मींस व्हाट? दिस गैल्वेमीटर विल शो जीरो रीडिंग. ये गैल्वेमीटर दिख रहा है आपको, जी फॉर गैल्वेमीटर लिखा है यहाँ पर. दिस गैल्वेमीटर विल शो जीरो रीडिंग एट पर्टिकुलर पॉइंट, एंड आवर एम इज टू फाइंड द बैलेंसिंग लेंथ. फ्रॉम लेफ्ट एंड दैट इज कॉल्ड एज बैलेंसिंग लेंथ, एंड फ्रॉम द राइट एंड इफ यू टेक द रिमेनिंग लेंथ विल बी 100 minus L. दिस इज द थियरी हियर. लेफ्ट गैप रेजिस्टेंस एंड राइट गैप रेजिस्टेंस का जो रेशियो आना चाहिए, ये लेफ्ट है ये राइट है. लेफ्ट गैप का रेजिस्टेंस और राइट गैप का रेजिस्टेंस का रेशियो कितना आना चाहिए? बैलेंसिंग लेंथ बाय रिमेनिंग लेंथ. दिस इज द इक्वेशन 1 we got. Now go for the next part here. Separately connected R2. Then the balancing length shown here is 50 centimeter. 50 का मतलब बराबर बीच में आ गया. अब बराबर जब बीच में आता है तो रट्टा मार लो, ये दोनों वैल्यू सेम होते हैं. क्यों? ये R2 और X रहेगा, तो R2 X का रेशियो कैसा आएगा इस बार? द रेशियो ऑफ R2 by X इज व्हाट? 50 फ्रॉम हियर, देन रिमेनिंग 50 फ्रॉम हियर. तो 50 by 50 आ गया, दैट इज 1:1 रेशियो आ गया. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. रीड द क्वेश्चन नाउ. कनेक्ट देम टुगेदर इन सीरीज, देन व्हाट विल बी द न्यू बैलेंसिंग लेंथ फॉर द सेम क्वेश्चन. पहले यहाँ पे R1 लगाया, फिर बाद में R2 लगाया. अब दोनों को सीरीज में लगाना है. नाउ यू कनेक्ट बोथ ऑफ देम इन सीरीज, R1 एंड R2 इन द लेफ्ट गैप. अब R1 R2 अगर दोनों को सीरीज में लगाएंगे तो सीरीज कॉम्बिनेशन में यहाँ पे R1 और R2 दोनों साथ में आएंगे, और जब दोनों साथ में आएंगे तो R1 plus R2 विल बी द लेफ्ट गैप रेजिस्टेंस,
and for the right gap we will get x here, and this ratio is supposed to be a new balancing length ratio with the remaining length. तो एक नया लेंथ आएगा यहाँ पर इस बार. अच्छा, ये कॉमन सेंस की बात है, अगर R1 R2 सीरीज में लगाएंगे, लेफ्ट वाला चीज बढ़ गया तो ऑब्वियस है कि लेंथ भी बढ़ना चाहिए. द लेंथ विल बी मोर देन 40 also and 50 also this time. So the value will be what here? L by 100 minus L, and this L you have to calculate. इसको लिख सकते हैं अलग अलग, R1 by x plus R2 by x ऐसे लिख सकते हैं हम लोग. इसको L by 100 minus L. 2 by 3 we got from here, and here we got 1 by 1, that is L by 100 minus L. 2 by 3 plus 1 कितना आएगा? 5 by 3. So L by 100 minus L, we got 5 by 3. Now you do cross multiply, what will get here? 3L is equal to 5 times 100 minus L. So 3L और 5L एक तरफ आएंगे, 8L. 8L is equal to 500. L is 500 by 8. We got balancing length 62.5 centimeter. Go for the last question of this test. The question is, you are having half-life of cobalt. Initially the mass of cobalt is given 100 milligrams. Now, as you know very well, for the pure cobalt, number of atom is proportional to mass. So we can apply this concept here. As we know, the formula is N is equal to N naught by, ये formula हमको मालूम है. ये फॉर्मूला किसके लगाते हैं हम लोग? Where N is the number of half lives. तो यही फॉर्मूला हम वापस मास के लिए भी लगा सकते हैं. The same for mass also you can apply this formula, and the formula will become new mass is equal to what? The present mass will be how much? Initial mass by 2 power n. We can apply this formula also. This formula says that N naught or M naught are initial number of nuclei or initial mass, and N and M are what here? N and M are the present situation of number of atoms or the mass given. Our question, given number of days 540, 540 दिन का मौका दिया है उसको डीके होने के लिए. तो डीके होने के लिए अगर 540 दिन का मौका देते हैं तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 270 डेज? इट्स हाफ लाइफ इज 270 डेज मीन्स व्हाट? इसका मतलब ये होता है कि 270 डेज में उसका जो मास है या फिर उसका जो नंबर ऑफ एटम्स थे, दे विल डिक्रीज बाय हाफ अमाउंट. सो द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट आफ्टर 540 डेज विल बी हाउ मच? तो 540 डेज का मीनिंग क्या हुआ? 2 हाफ लाइफ्स. 270 1 half life, another half life of 270. In case of 2 half lives, why it will become 1/4? You can apply this formula also, or directly you can say from here 100 milligrams by power 2. N is number of half lives, that is 2 here, because 540 divided by 2 is how much? 270. Below 270 get 2 half lives. 270 is the half life, and like that we are having 2 half lives, so it will become 2 square here. तो 100 के 4 टुकड़े कितने बचते हैं? 25. 25 milligram is our answer here. So you take the experience of what we taught just now and use this experience for solving the question in the exam. Maybe some of the questions will repeat from here. So take care of this. Save the time in the exam. Go for the easy question first, and then later you try for the hard questions. So all the best.